गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस नए दिन का आगाज। हम आपको कहते हैं वेलकम, खुश आमदीद टू राइजिंग पाकिस्तान। और सबसे पहले आज सबीन से सवाल है, और सवाल ये है कि डिफिकल्ट पर्सन कौन से होते हैं? हु इज अ डिफिकल्ट पर्सन, या व्हाट डिफाइंस अ पर्सन एज अ डिफिकल्ट पर्सन? मतलब मेरे बारे में पूछ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप एक डिफिकल्ट पर्सन है तो आप इसे पता समझ नहीं, सकते लोग कहते हैं कि मैं बहुत डिफिकल्ट पर्सन हूँ, बट आई डोंट नो। आई मेरे नज़र में डिफिकल्ट लोग वो होते हैं जिनको किसी चीज़ पे कायल करना ओके आसान नहीं होता, Right. मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है काफ़ी ज़्यादा, एंड स्टिल आप उनके डूज से ज़्यादा डोंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सो उसके साथ आपको चलना बहुत मुश्किल क्या होता है। जिद्दी होते हैं डिफिकल्ट लोग? जिद्दी अपनी बात को लेकर दे आर क्वाइट स्टबर्न। Right, ठीक है। वो स्टबर्न होते हैं, और उनको होता है कि जो चीज़ आपने कह दी है, जो उनकी नज़र में चीज़ गलत है, आप उसको काउंसलिंग के बाद भी ठीक करवाना बड़ा मुश्किल होता है। So they are quite difficult क्या in अग्रेसिव this भी way. होते हैं डिफिकल्ट पर्सन? वेरी अग्रेसिव, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। छोटी छोटी चीज़ों पे बातों का तो होता है कि बड़ी से बड़ी चीज़ को भी बड़े कामली वो डील कर रहे होते हैं, बट काफ़ी हद तक ये होता है कि उनको किसी कोई एक बात ऐसी होती है जिस पे वो बस फट पड़ते हैं। ओके अच्छा, और क्या ट्रेट्स हो सकते हैं आपकी नज़र में? और क्या होता है? अच्छा, आप अपने आप से अब निकलें थोड़ा सा नहीं, मैं बाहर अपने देखते हुए। बाहर देखते हुए मैं बिल्कुल, देख रही हूँ कि वो, बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ ये कि जो अपनी बात पे अड़ जाते हैं उनको Right. मनाना बहुत मुश्किल होता है। उनके डूज से ज़्यादा उनके डोंट्स होते हैं, Right. सो उसके साथ चलना ज़ाहिर है बहुत मुश्किल Okay. हो जाता है। एंड देन उनके अपने ज़िंदगी के कुछ उन्होंने उसूल बनाए हुए होते हैं, उन उसूलों से उनको हटाना बहुत मुश्किल मुश्किल हो होता जाता है। है। कभी-कभी- So this is- मतलब ये मुझे लगता है, बट ऑब्वियसली हर एक का अपना होता अपना है। एक अपनी राय हो सकती है इससे मुताल्लिक। हाँ, लेकिन वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम डिफिकल्ट पर्सन्स की बात करते हैं तो डिफिकल्ट पर्सन की डेफिनेशन पे अगर हम जाएं या कुछ ट्रेड्स की बात करें तो कुछ ट्रेड्स जो सबीन ने जिक्र किया, इसी के साथ साथ वाकई ये कुछ 6-7 ट्रेड्स होते हैं जो कि थोड़ा कॉमन होता है डिफिकल्ट पर्सन्स में। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात और भी होती है, समटाइम्स यू नॉट अ डिफिकल्ट पर्सन एक्चुअली, लेकिन लोग आपसे कहते हैं यू आर अ डिफिकल्ट पर्सन। अगर कोई आपसे कहे कि आप एक डिफिकल्ट पर्सन है तो उसकी दो रीजंस हो सकती हैं। पहली रीजन ये होती है कि वो अपनी बात मनवाना चाहता है, वो पहले से ही आपको ये कह रहा है कि आप डिफिकल्ट पर्सन है, ताकि आप फौरन से ना कहीं कि नहीं मुझे इसकी बात माननी, एंड ताकि दिस इज व्हाट यू कॉल मैनिपुलेशन। एब्सोल्युटली। तो ये बड़ा फर्क है इन दो चीज़ों में कि कोई आपको इस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़रूरत होती है कि क्या आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या वाकई कोई आपको सिंसियरली आपको ये बात बता रहा है कि आप डिफिकल्ट हैं। आई थिंक अगर आप डिफिकल्ट पर्सन है तो कोई आपको नॉर्मली नहीं कहेगा आप डिफिकल्ट पर्सन है। अगर उसने कोई बात करनी है उसे किसी और तरीके से बात करनी चाहिए। अच्छा, इस पे तो एक और भी फिर क्वेश्चन रेज होता है सबीन के, अगर कोई डिफिकल्ट पर्सन है आपके आसपास, ज़रा आपके बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिसमें एक डिफिकल्ट पर्सन हो सकता है, बट द क्वेश्चन इज कि ज़ाहिर है वो इतना खूबसूरत रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता होता है कि उसमें आपको भी डील करना होता है। सो अगर एक डिफिकल्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो तो डिफिकल्ट पर्सन से डील कैसे किया जाए? ये मेरा अगला सवाल है सबीन से। व्हाट डू यू थिंक? बहुत तरीके से, आराम से, क्योंकि वो जो मुश्किल लोग होते हैं उनको जब आप ऊपर से आने की कोशिश करते हैं काम और ख़राब होता है। काम बहुत ख़राब हो जाता है, बिकॉज आप एक तरीके से उनके साथ चलें तो बड़े कम लोग उनके साथ चल पाते हैं, ये भी एक चीज़ होती है। बट हाँ, जो लोग चल रहे होते हैं उनके साथ तो ये बड़ा उन लोगों को इस बात का पता होता है कि आपने बहुत आराम से अपनी बात को मनवाना भी है, आराम से बात, और वो लोग आराम से आपकी बात सुनते भी हैं। ऐसी बात नहीं कि वो रिएक्ट कर जाएंगे या आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो आपकी बात सुनते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपने किसी को ये कहे बगैर कि वो गलत है, आप अगर उसको अपने तरीके से एक चीज़ को क्रिएट करके आप अगर उनको ठीक कर देते हैं तो वो अपनी करेक्शन कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आप चल इस तरह से उनके साथ सकते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ पर कंपटीशन आ जाता है कि नहीं 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 तुम मुश्किल इंसान हो, नहीं यू आर रॉन्ग, अगर ये वाले मामलात शुएब जहाँ पर आ जाते हैं ना, वहाँ पर ना सारे रिश्ते मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। वो फिर माँ बाप का हो, मियाँ बीवी का हो, बहन भाई का हो, वो दोस्तों का हो, कोलीग्स का हो, वो मैं कहती हूँ। और कंपटीशन जो है ना वो कहीं पर नहीं होना चाहिए किसी को गलत प्रूव करने का। ये तो होना चाहिए, एक्सेप्ट करें द वे ही और शी इज एक्चुअली, क्योंकि हर शख्स डिफरेंट है। उसकी ज़रा ज़िंदगी है वो मुख्तलिफ है, उसके हालात मुख्तलिफ हैं, उसकी सोच मुख्तलिफ है, उसका अंदाज, उसका मिजाज, सब कुछ मुख्तलिफ होता है। एंड दैट्स द ब्यूटी कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं द वे ही और शी इज। वो जिस तरह भी आपके साथ एक रिश्ते में है आप उसे एक्सेप्ट करें। बी काम एंड बी कंपोज व्हेन यू टॉक टू अ डिफिकल्ट पर्सन। कहना नहीं होता कि आप डिफिकल्ट पर्सन है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने उससे बात करनी है तो ज़रा सा समझ के, सोच के, बड़े तरीके से कि अच्छा मैं ये बात करूँगा और इस तरीके से मैं इस बात को लेकर चलना चाहता हूँ। एंड एट द सेम टाइम उसको सुने भी, उसको समझें भी, उसको अंडरस्टैंड भी करें। और बात करते हुए ये मत कहें कि तुम ये करते हो या तुम ये करती हो या तुम्हारा ये मिजाज है। नो,
आप कहें कि मैं ये समझता हूँ या मुझे ये महसूस होता है या मेरा ये अंदाज है, आप अपने पे रख के बात करें उसके सामने, आई एम श्योर कि वो बंदा आपको फिर वैल्यू करेगा, आपकी बात सुनेगा, एक तरीका होता है उसको डील करने का। मैंने बड़ी प्यारी एक बात किसी की सुनी थी सोशल मीडिया पे, किसी ने बताया कि आप दो लोग जब आप लोगों का झगड़ा होता है तो आप उसको कैसे डील करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि वो बात करके डील हो जाता है। Yes. हम दोनों में से कोई ये नहीं सोचता कि हमने ब्लेम किसको करना है। अक्सर औकात क्या होता है, हम किसी भी रिश्ते में अगर देखते हैं, स्पेशली मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर हम देखें, तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं कि अपने आप को ठीक साबित करने में और दूसरे को गलत साबित करने में हम अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। और उससे मसला क्या होता है, जो प्रॉब्लम है ना, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं वो एग्जिस्ट करती है, आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे होते। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ब्लेम करके कर क्या लेना है किसी को, मतलब आप ब्लेम किसको कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं और आप मतलब उससे आपने अचीव क्या कर लिया उसको गलत साबित करके। नो, जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है अगर आप उसको फोकस करके सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो रिश्ते बड़े बड़े अच्छे से संवर जाते हैं, वो बिगड़ते नहीं हैं। लेकिन जहाँ पर आप सारी एनर्जी अपनी पुट कर देते हैं दूसरे को गलत साबित करने में और प्रॉब्लम वहीं पर रह जाती है ना, वहाँ पर क्या होता है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं रहती उसके बाद कि आप प्रॉब्लम को फिक्स करें, या प्रॉब्लम नज़रअंदाज हो जाती है। और जाहिर सी बात है जब आप वो मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ होगा तो हर कुछ अरसे के बाद वो दोबारा से सामने आएगा। आपने रूट कॉज को बेसिकली एड्रेस नहीं किया ना। यस, आप उसे हल नहीं कर रहे हैं, आप वो जो बात आप सबीना आपने की ब्लेम कर रहे हैं, तो उससे वाकई वो मोमेंट भी आपका मुतासिर होते हैं, ओवरऑल आपका रिश्ता भी स्पॉइल होता है। तो बेहतर है कि उस वक्त ना सही, टेक योर टाइम, किसी और वक्त में, मे बी एक चाय के कप के साथ, जब आपको लगे कि अब मौसम भी अच्छा है, मिजाज भी बेहतर है, तबीयत भी अच्छी है, तो फिर बात करें, बल्कि माहौल क्रिएट करें। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर, क्योंकि दो लोग हैं ना, दो बड़े डिफरेंट लोग होते हैं, दो डिफरेंट पांडे हैं उनकी, हाँ, तो उनकी पर्सनालिटी बड़ी डिफरेंट होती है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको जहाँ पर ये लगे कि एक शख्स को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा खामोश हो जाए, दूसरे को गुस्सा आ रहा है तो पहला खामोश हो जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एक को गुस्सा आता है और दूसरा ऊपर से हावी होने की कोशिश करता है ना, कि वहाँ पर सारा मामला और अगर दोनों को गुस्सा आ रहा है तो दोनों खामोश हो जाए दोनों को गुस्सा आ रहा है, दोनों खामोश हो जाए। सही, ये बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाए, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि आप खुद ब खुद आप एक राइट स्टेट ऑफ माइंड में जब वापस आते हैं, देन आप रियलाइज करते हैं कि हो तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। इनफैक्ट अगर इतनी बड़ी बात थी भी तो उसको इस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। खैर, आप हमें ज़रूर बताएं आप किस तरह से अपने रिश्तों को डील करते हैं। क्या आपको भी लोग कहते हैं कि आप एक मुश्किल इंसान अगर हैं तो आप लोगों के साथ कैसे चलते हैं, लोग आपके साथ कैसे चलते हैं, या आप किसी डिफ़िकल्ट इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं या आपके इर्द गिर्द आपके सर्कल में वो लोग मौजूद हैं, आप किस तरह से उनको डील करते हैं, आप चाहते हैं कि किस तरह से उन लोगों को डील करना चाहिए, आपका तरीका क्या होता है, तो आपने हमें व्हाट्सएप ज़रूर करना है। एब्सोल्युटली, हमें ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमें बताइएगा, अपनी राय भी दीजिएगा। अभी हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो अमेजिंग गेस्ट होंगे आज राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर से, हमेशा की तरह नहीं, डेली बेसिस के तौर पे मैं और सबीन जो डिफरेंट गेस्ट आ रहे हैं हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, आप तक चीज़ें पहुंचा रहे होते हैं। हमारा एक साथ बड़ा प्यारा है कि आप हमें फीडबैक भी दे रहे होते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स ऑन आवर व्हाट्सएप, फेसबुक पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आपके कमेंट्स बड़े वैल्यूएबल है हमारे लिए। तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और बात करते हैं आरजे रेडियो जॉकी की ज़िंदगी से मुताल्लिक। अच्छा, एक वक्त ये था कि आरजेज़ का एक हम कहते हैं बूम, बट स्टिल हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग स्टिल जो एफएम को सुन रहे होते हैं, वो चाहे ड्राइव टाइम हो, वो चाहे मॉर्निंग शोज़ हो, वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड कोई शो हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी उनकी होती है आरजेज़ के साथ। और मैं भी जब कभी एफएम सुन रहा होता हूँ तो मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ एफएम को, स्पेशली व्हेन आई ड्राइव। स्पेशली आवाज़ आपको बाजू का, क्योंकि सारा खेल ही उसमें आवाज़ का है। ऑब्वियसली आपका नॉलेज एंड एवरीथिंग वो तो अपनी जगह पर है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज टीवी पे हम बैठे तो हम अपने हाथों के जेस्चर्स, हमारे एक्सप्रेशन से और उनसे हम बड़े अच्छे से अपनी बात को रजिस्टर करवा लेते हैं। बट ऑब्वियसली जब आप रेडियो की बात कर रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी आवाज़ होती है और आपकी कनेक्शन होता है जो कि आपने बिल्ड करना होता है। तो आज भी हम एक आरजे से आपकी मुलाकात एब्सोल्युटली 10 साल से माशाल्लाह वो शोज़ कर रही हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि मैं ज़्यादातर ड्राइव टाइम एंजॉय करता हूँ, एक वही शायद वक्त मुझे मिलता है रेडियो सुनने को। अदरवाइज बहुत से लोग स्पेशली अपने स्पेसिफिक शोज़ के लिए
लिए वेट कर रहे होते हैं। सो आज हमें ज्वाइन किया रबिया जावेद साहिबा ने। 10 साल से माशाल्लाह एज एन आरजे काम कर रही हैं, फ्रॉम मॉर्निंग शो टू द ड्राइव टाइम उन्होंने शोज किए हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि मौजूदा दौर में चैलेंजेस अब क्या है, क्योंकि अब तो हम ये भी देखते हैं ना कि जैसा सबीन ने कहा कि हमारे पास सिर्फ मार्जिन होता है ना कि अब हैंड मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशन एवरीथिंग, अब तो हम देखते हैं फेसबुक लाइव भी आरजे कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है एज ए रेडियो जो कि तुम काम करें, टेक्नोलॉजी के यहाँ पे भी देखे। हाँ, अब वो चक्कर नहीं कि हम ऐसे तैयार हो बगैर बैठ के कर लेंगे आज, नो वो तैयार शर होके जाना पड़ता है बिकॉज फेसबुक लाइव भी चल रहा है। तो लेट्स वेलकम रबिया जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, गुड टू सी यू। लाइकवाइज, आपको देख के भी अच्छा लग रहा है, सुन के भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज आवाज बाकी बड़े मजे की लगती है ना, स्पेशली जब हम आर्टिस्ट की बात करते हैं। कुछ खास काम करना पड़ता है इस आवाज के लिए, जैसे गर्म पानी पीना, को टोटका करना है कि नेचुरल? केयर तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अब नॉर्मल लाइफ में भी हर शख्स को करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ के इतने ज़्यादा इश्यूज हैं। तो आवाज़ की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हुए केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आई ऑलवेज फोकस कि मेरी नेचुरल वॉइस ही जाए, उसमें कोई वेरिएशंस या मुझे कोई टेक्नोलॉजी यूज़ ना करनी पड़े। टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें? हाँ बिल्कुल होती है। आवाज बदल जाती है? आवाज बदल जाती है, देखा नहीं आपने कि मर्दों की आवाज औरतों वाली होती है? नहीं वो तो चलो होती है, लेकिन आरजे के पर्सपेक्टिव से हाँ, थोड़ा सा आपको वेरिएशंस यूज करके टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से होता है, ऑप्शंस होते हैं, क्या यस ऑप्शंस होते हैं। वी हैव पैनल, और पैनल में आप अपनी वॉइस का कंट्रोल, श्रिल ज्यादा करनी है, उसमें आपने थोड़ा सा ब्राइट लेके आना है, डिम आवाज है, थोड़ा सा स्लो है तो उसको पेस अप करनी है। वी कैन डू दैट, बट मेरा ख्याल है आरजे की खूबसूरती यही होती है कि वो नेचुरल वॉइस के साथ प्रोग्राम करे, नेचुरल एक्सेंट के साथ प्रोग्राम करे। ओह, तो ये जो हमें आवाज दिख रही होती है, अक्सर हम कहते हैं कैसे नॉर्मली ये शख्स भी ऐसे बोलता होगा या बोलती होगी, तो ये कैसे होता है? तो हम पैनल है आपके पास, ठीक है। रबिया ने सारे पोल खोल दिए आप लोगों के, ठीक है, वो खुद नेचुरल लेकिन जा रही है। ये पैनल ऑपरेट करना इजंट इट दैट डिफिकल्ट? क्योंकि अगर मुझे सबीन से कोई पूछना, हम कहेंगे यार सुनते हुए साथ बोलना एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है, लेकिन फॉर एन आरजे साथ पैनल भी ऑपरेट करना है। पैनल भी ऑपरेट करना है, आपने टेलीफोन को भी हैंडल करना है, आपने कंप्यूटर को भी हैंडल करना है, आपने जो भी क्यू शीट प्ले करनी है म्यूजिक की, कोई डॉक्यूमेंट्री प्ले करनी है, फिर कोई इंटरव्यू अगर आ जाता है आपका, तो वो आपने लिंक करना है प्राइम मिनिस्टर या जिसका भी आपके पास कोई भी अगर पर्सनालिटी है तो उसको भी आपने साथ साथ लिंक करना है। सो यू हैव टू बी सो मच विजिलेंट, आपको मेंटली जो है ना बड़ा जागते हुए प्रोग्राम करना होता है, सो नहीं सकते आप। बट ये भी होता है कि आप होते हैं, बिल्कुल होते हैं, फंबल्स होते हैं, स्लिप ऑफ टंग होता है, और कभी कभी कॉलर्स ऐसे लाइव आ जाते हैं कि जो ऐसी बात कर देते हैं कि आप कहते हैं कैसे। यही सवाल करना रही थी कि ये जो कॉलर्स आ जाते हैं कुछ ऐसे, बिकॉज लाइव शो, हमें पता है कि लाइव शो है, तो लाइव कॉल्स को हम भी अक्सर जो है वो किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, वो आपसे इजहार मोहब्बत कर सकते हैं खुल के, तो यू हैव टू कंट्रोल दैट। और आपने उस सब चीज़ को कैसे इजहार मोहब्बत करते हैं उनको कैसे टैकल करती है लाइव? वो रेडियो से बाहर यही कि इतनी मोहब्बत है तो संभाल के रखे, थोड़ा सा काम है कि राइट पर्सन को दें। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, कोई ऐसा कॉलर जो कि जैसा आप कह रहे हैं डिफिकल्ट कॉलर्स होते हैं, ये मोहब्बत के अलावा मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो हाउ डू यू हैंडल दोस कॉलर्स? आप म्यूट कर देती हैं, उसकी आवाज़ बंद कर दी, आगे बढ़ गई, डील किया, क्या किया? नहीं, उसको डील करना पड़ता है। देखिए, आप हर बार कॉल डिस्कनेक्ट करके ये नहीं कह सकते हेलो आवाज़ नहीं आ रही है, सो यू हैव टू डील दैट आप, बिकॉज रेडियो प्रोग्राम्स का जो एक मोटिव है दैट इज़ द अवेयरनेस एंड नॉलेज। सो हमें उनको उसके साथ साथ नॉलेज भी देनी है, अवेयर भी करना है। हर तरह के लोग सुन रहे होते हैं, एजुकेशन से भी सुन रहे हैं आपको, बिल्कुल रिमोट एरिया से भी सुन रहे हैं। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली कि आप अपनी आवाज़ के साथ साथ उनको एटलीस्ट कुछ नॉलेज, अवेयरनेस, इस तरह की कैंपेन्स चलाएं, इस तरह के काम करें, ताकि हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें अभी तक उस तरह से काम नहीं हो रहा पर्सनालिटी पे, इमोशंस पे, तो वो काम करना शुरू करें। तो मेरा ख्याल है कि रेडियो प्रोग्राम्स की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही आती है कि अवेयरनेस, लोगों को ग्रूम करना, उनको नॉलेज देना, इन एवरी वे एंड लाइफ पर्सपेक्टिव के लिहाज से हम बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा रबिया, ऐसा भी हो रहा होता है कि अब जैसे लोग ये कहते हैं कि अच्छा रुझान नहीं है अब रेडियो सुनने का, अक्सर बात हो रही होती है, लोग अच्छा तो टीवी के पर्सपेक्टिव में अक्सर ये बात सुन रहे होते हैं कि टीवी कौन देखता है, क्योंकि आप डिजिटल दौर, हर कुछ सोशल मीडिया पे छोटे छोटे आपको क्लिप्स चाहिए होते हैं ऑल दैट, लेकिन जब लाइव कॉल्स आती हैं तो देन यू गेट टू नो कि नहीं यार इतने लोग जो है वो सुनते हैं, वो कनेक्टेड हैं। सबीन, कैन यू बिलीव मी कि मुझे मेरे कॉलर्स आके बताते हैं कि आपको इतने साल, इतने सेकंड, इतने मिनट्स हो चुके हैं और हम आपको, कोई सऊदी अरेबिया से सुन रहा है, कोई यूके से कॉल करता है इन इवनिंग टाइम जब मैं प्रोग्राम करती हूँ, एंड आई वंडर कि वहाँ पे भी लोग मुझे सुन रहे हैं। सो इट इज़ रियली बिग थिंग फॉर मी। और जब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ से डिसअपॉइंट हो चुके होते हैं, डिसेबिलिटी से किसी से लड़े, एनी फाइट ऑफ लाइफ,
तो वो आके आपको बताते हैं कि आपकी आवाज़ सुनने से हम वी आर बैक टू लाइफ। माशाल्लाह, दिस इज़ रियली बिग अचीवमेंट ये फॉर मी। वाकई आपके लिए एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, कोई आपकी ये आवाज़ सुनना चाहता है, कोई आपके शो का इंतज़ार कर रहा है। रबिया, फ्रॉम मॉर्निंग शो टू दिस प्राइम टाइम और मे बी ड्राइव टाइम, आपने ज़्यादा एंजॉय क्या किया है? मैंने सारे स्लॉट्स को बहुत इन्जॉय किया है। सारे Okay. स्लॉट्स में बड़े अच्छे लिसनर और उसका डिफरेंट टेस्ट ऑफ म्यूज़िक, फिर आपका मूड भी वैसा होता है। आप अर्ली मॉर्निंग उठ के जा रहे हैं तो आपका मूड थोड़ा सा मोटिवेटेड है, आप बड़े स्पार्क से जा रहे हैं। फिर आप ऑफिस से जब थके हुए प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो आपका एक और मूड है, डांट भी पड़ी हुई है, लेकिन आपने उन सारी चीज़ों को एक साइड पे करके ना आपने जो प्रोग्राम करना है उसमें सारी टेंशन ख़त्म हो जाती हैं। दैट्स ट्रू। अच्छा, कभी जो म्यूजिक प्ले करना अपनी मर्जी का ही करती हैं या लिसनर्स की मर्जी का? सब हाँ, लिसनर की मर्जी का भी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं खुद उसको डिज़ाइन करती हूँ या नया म्यूज़िक मिक्स ब्लेंड करके मैरिन मुरझा सारे जो फ्लेवर्स होते हैं उसको ब्लेंड करने की बड़ी कोशिश करती मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। Yes, और तो it is. फेसबुक लाइव भी साथ हो रहा होता है। फेसबुक लाइव भी हो तैयारी रहा श्यारी होता खुद भी है। अच्छा खासा तैयार होकर बैठना पड़ता हाँ। होगा। हाँ, वो भी तैयार होना पड़ता है, लेकिन शुक्र है वैसे भी काबिल कबूल होते हैं। नहीं, but कभी otherwise, लिसनर ने ये नहीं कहा देखिए अच्छा ये थी वो एंकर। ऐसा नहीं हुआ कभी। कभी ऐसा हुआ कहीं मे बी इन द मार्केट और समवेयर जहाँ Yes. जाके आपने बात की और किसी ने सिर्फ आवाज़ पहचाने को कि आप राबिया तो नहीं? आवाज़ से भी, और आपको पता तो है कि Facebook एज की यू वजह सेड से, हाँ। फेसबुक तो देख लेते हैं तो वो आ जाते हैं, कोई आप ऑटोग्राफ दे दें, आप रेडियो पे हैं, आप पिक्चर खिंचवा लें, आप हमारा इंटरव्यू कर लें, सच लाइक थिंग्स। अच्छा ओके, लगता दैट्स है। नाइस। कितना एंजॉय किया है आरजे की लाइफ को? बहुत ज़्यादा, मतलब Okay. मुझे बोलने के बाद पता चला कि इंसान की पर्सनालिटी का बेसिक कंपोनेंट कम्युनिकेशन है और आवाज़ से आप बहुत सारी बातें कर भी सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। सो मेरा ख्याल है पर्सनालिटी का एक बेसिक कंपोनेंट कम्युनिकेशन है। एज यू पीपल नो, आप लोग तो नज़र भी आते हैं, लेकिन ये आपकी बातें जो हैं वो लोगों को किस हद तक कन्विंस कर लेती हैं, आपके अंदर कितनी ज़्यादा पावर होती है कम्युनिकेशन की, ये मुझे रेडियो करने के बाद एहसास हुआ। और एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट confidence होता है, आता है। बिल्ड होता है। अच्छा, हमें भी कभी कभी सुनने को मिलता है ना कि किसी आर्ग्यूमेंट में इन पर्सनल लाइफ सब कोई बात करें, कहते हैं एंकर बनने की जरूरत नहीं है, एंकर हो गए अपने ऑफिस में हो गए, हाय कसम से। है ना? तो आपके साथ भी ऐसा होता है, हाँ, आरजे हो गए मुझे अपने तो, एफएम में हो मैं गए। तो खैर अपने फैमिली में घर तो कोई बैठी होती कंसीडर ही हूँ। नहीं करता मैं कोई सेलिब्रिटी। मेरी अम्मी कहती है तुम्हारा शो नहीं चल रहा है। अक्सर ये ऐसा हमें होता है, सुनने को घर की मिलता मुर्गी दाल बराबर, वो ऐसा ही कंसीडर किया जाता है कि सेलिब्रिटी को इज्जत ही नहीं है। सही बात है। अच्छा, फ्लुएंसी वो किस तरह से लाई? बिकॉज रेडियो में तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट Yes. होती है। सी और इंटरलिंक कनेक्टिविटी ऑफ सेंटेंसेस और बातों का कनेक्शन, अगर आपको बीच में कोई इशारा किया जा रहा है, जैसे आप लोगों को वाई माइक बताया जाता है या आपको एक एयरफोन में आवाज़ आ जाती है, सेम एज हमें इशारों से बताया जाता है अब ये टाइम हो गया, अब ये हो गया, अब ये करना है। तो शुरू में तो मुझे वो इशारे समझ नहीं आते थे, मैं ऑन एयर बोल देती थी क्या कह रहे हैं। तो अब थोड़े थोड़े मुझे समझ आने लग गए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है ना कि पैनल भी मैं हैंडल कर रही हूँ, टेलीफोन को भी मैं हैंडल कर रही हूँ, कमर्शियल्स को भी मैंने देखना है, म्यूज़िक भी मैंने प्ले करना है, फिर कोई और अनाउंसमेंट आ गई है इंपॉर्टेंट, उसको भी करना है, और फिर साथ साथ आपने जो मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस है उसको भी फॉलो करना है। सो इट इज़ मल्टीटास्किंग, और वो आप बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ। One man show है। और इसी वजह से जो है वो लोग आपके साथ कनेक्टेड भी हैं एंड स्टिल बहुत चीज़ें जो आपने अचीव भी करनी है। विश यू गुड लक। बहुत Thank शुक्रिया you रबिया so प्रोग्राम में much. ज्वाइन Thank करने you. के लिए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अभी हमारा मौजू है आईटी से जुड़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे मुतालिक हम सब बहुत बात कर रहे होते हैं। हम जॉब क्रिएशंस की बात भी कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कैसे उसकी आज के दौर में ज़रूरत है और कैसे उसमें कौमें आगे बढ़ रही हैं। एंड चैलेंजेस भी उस पर बात हो रही होती है, उसको सीखने की बात भी हो रही होती है। एट द सेम टाइम आईटी का दुरुस्त इस्तेमाल करके, स्पेशली जब हम अंडर डेवलप्ड नेशंस की बात करें, तो उसमें कैसे सोशल प्रोटेक्शन हासिल की जा सकती है, कैसे गुर्बत का खात्मा हो सकता है, कैसे जो मदद के तलबगार हैं उनको मदद प्रोवाइड की जा सकती है, कैसे आईटी के शोबे में बिलखुसूस ख़वातीन को आगे हम लेकर आ सकते हैं कि जब बात है आगे बढ़ने की तो उसमें ज़ाहिर है दोनों जेंडर्स का आगे जाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो एक ऐसा इदारा जो कि आज से कुछ साल पहले जिसको कायम किया गया, माई इम्पैक्ट मीटर, कैसे वो सोशल प्रोटेक्शन पे काम कर रहा है, कैसे उसके थ्रू किसी को सपोर्ट किया जा सकता है, वो चाहे फिर आईटी के एजुकेशन हो या अदरवाइज भी, किसी को आपने स्कूल की फ़ी पे करनी हो या कुछ भी आपने सपोर्ट करनी है उसको। तो इस इदारे से मुतालिक भी आज हम बात करेंगे। एट द सेम टाइम ये ख़वातीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस बुनियाद पे होगा। एक तो ये कि एक ख़ातून कैसे इस डोमेन में आगे बढ़ी और कैसे दूसरी ख़वातीन के लिए वो एक मिसाल बनी, कैसे ख़वातीन को टेक इंडस्ट्री से वो रूशनास करा रही हैं, कैसे उनको इसमें आगे बढ़ने की उम्मीद वो दिला रही हैं। इसके अलावा AI
ये इस पे भी बहुत बात यूं तो होती आई है, लेकिन बहुत सारे AI लोग में- इसको अभी भी जो हाँ। है वो एक थ्रेट समझते हैं Yes. ऑनेस्टली, और मे बी हो भी बहुत सारी चीज़ें you जो हम never देख know. रहे हैं, तो यू नेवर नो, बिकॉज कोई भी चीज़ उसका अगर आप मिसयूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए नुकसानदेही साबित होती है। बट हम हमेशा ये क्यों सोच रहे होते हैं कि इस चीज़ का ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, हम उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर हम अक्सर बात नहीं कर रहे होते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम थोड़ा सा समझें कि ठीक है, चैलेंजेस हैं, कोई भी नई चीज़ आती है, टेक्नोलॉजी है या वो कोई भी है, तो ऑब्वियसली उसके चैलेंजेस अपनी जगह पे, तो इनको केटर करना हम सबका काम ज़रूर है कि हम किस तरह से केटर कर सकते हैं। सो आज ज़रा इस हवाले से बात करेंगे, और जो इदारे की आपने बात की माई इम्पैक्ट मीटर, उसकी फाउंडर हैं, और इसके अलावा IT एक्सपर्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, और कौन नहीं जानता, कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया। बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। ग्रेट। कमल, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन? आई एम अ वेरी मॉर्निंग पर्सन, Okay. वेरी अर्ली मॉर्निंग दैट्स पर्सन। गुड। अब चूंकि PTV है तो हम जरूर चाहते हैं कमल से जरा पूछें PTV से जुड़ी कोई याद जो आप शेयर करना चाहती हो, बिकॉज जरा PTV से हम सबके बचपन की बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं ना। PTV तो होता था तब, आई मीन PTV वाज वो दिल जान वाली बात थी कि वो एनक वाला जेन और वो और बिन बतौड़ी भी। हाँ हामून जादूगर भी ऐसे भी होता है, बिन बतौड़ी का भाई हामून जादूगर। और वो मुझे याद है नीलाम घर आता था, Yes. फिर PTV के जो ड्रामाज होते थे, फिर वो एक और भी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पापा सरगम या यस, अंकल सरगम। अंकल सरगम, सरगम, हाँ। देखिए बहुत से So- नाम आपके जहन में आ जाते हैं। फैमिली Yes. फ्रंट, अल्फा ब्रावो हाँ, चार्ली, तो अल्फा इतने ब्रावो सारे हम देख चार्ली, के बड़े हुए फैमिली सारे। फ्रंट, बहुत। लेकिन So, I हम mean, इतने पुराने नहीं हैं कंवल। लेकिन ब्रेक में बात हो रही थी कि अब आंटी कहा जाता है, इट्स गेटिंग नॉर्मल, मुझे अंकल कहा जाता है, इट्स गेटिंग नॉर्मल। वो पहली दफा जब होना शुरू होता है ना तो थोड़ा सा एकदम से शॉक लगता है, मगर फिर देन यू गेट यूज्ड टू इट। वैसे कमल, कोई कह दे आंटी तो क्या कहती हैं? मैं कुछ भी नहीं कहती, आई जस्ट Okay. इग्नोर इट। और सभी ना आपको भी आंटी आई कहते जस्ट जाएंगे। इग्नोर इट, मुझे कह रही आई जस्ट क्या मतलब, मैम एम्ब्रेस इट। इग्नोर इट का Okay. मतलब है कि यू डोंट करेक्ट देम और एनीथिंग, स्पेशली जो है क्योंकि अब असल में बच्चों के भी इतने लंबे लंबे कद हो गए हैं ना, अब वो है तो बच्चा ही, मगर वो लगता मतलब वो यू नो 8वीं 9वीं 10वीं का जो बच्चा है वो इतना लंबा है, तो वो लगता है कि वो चाहते मुझे मैं- बट क्या वही हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि वो 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के जो बच्चे, हम उनको बच्चा वो कद में आपसे लंबे लंबे, तो आप जब बोल रहे हैं हाँ, बच्चे ऐसे कर दे, बच्चे वैसे कर दे, तो यू लाइक अच्छा, या वो आंटी बोल दे तो आपको हिट कर जाता है बड़ा। एनी हाउ, अच्छा कंवल, अपने इदारे के बारे में सबसे पहले बताएं, किस तरह से वो काम कर रहा है, बुनियाद किस तरह से आपने रखी, और इस वक्त बाकी लोग इससे किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं? देखो, माई इम्पैक्ट मीटर जो है ना, उसका मकसद ही ये है कि वो टेक्नोलॉजी के थ्रू शफाफियत लेकर आए, कि जो आप जब आप चैरिटी करते हैं, आपको नहीं पता ब्लैक बॉक्स में चैरिटी चलेगी, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है उसका। दूसरा ये कि आसानी लेकर आए, कि पाकिस्तानी 10 मिलियन पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मगर उनका दिल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान में चैरिटी भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए कि आप एक क्लिक के थ्रू सारे इदारे देख सकें जो पाकिस्तान में काम करते हैं, उनमें से किसी भी इदारे की क्लिक के थ्रू किसी भी कैंपेन पे चैरिटी कर दें। आपने पाकिस्तान में किसी को राशन देना है, ठीक है, चाहे आप खुद पाकिस्तान में बाहर हैं, आपने पाकिस्तान में किसी को राशन देना है, आपको अगर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर पता है, नाम पता है, फ़ोन नंबर पता है, उसको एक क्लिक के थ्रू डिजिटल वाउचर दे दें, वो अपने घर के पास वाली दुकान पे जाके वो SMS दिखा के उसको राशन मिल जाता है। Okay. ठीक है, अगर आपको नहीं पता आपने किसको देना है, तो जो इदारे हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान से वेरीफाइड बहुत ही गरीब लोगों को ऐप में पहले से Yes. ऐड किया हुआ है। आप उनमें से किसी को भी चूज़ करके उनमें से उनको किसी को अडॉप्ट कर लें, फैमिली को, मंथली राशन के लिए, मंथली एजुकेशन के लिए। आपने किसी को IT ट्रेनिंग गिफ्ट करनी है, आप उसको एक क्लिक के थ्रू IT ट्रेनिंग गिफ्ट कर सकते हैं, उसको IT ट्रेनिंग भी मिलती है, राशन भी मिलता है, लैपटॉप भी मिलता है आपके स्पॉन्सरशिप से। और वो बच्चा जो है, वो कहते हैं ना कि डोंट गिव देम फिश, टीच देम हाउ टू फिश, कि वो बच्चा जो है वो फिर कुछ कमाने के काबिल हो जाता है। अभी हमने 120 बच्चों को ग्रेजुएट किया डिफरेंट इदारों से, तो वो सारे बच्चे ऑलमोस्ट कमा रहे हैं। माशाल्लाह। कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा But at कमा least रहे हैं, they are लाख लाख तक भी कमा रहे हैं। मगर ये वो बच्चे थे जो कि पहले नाई की दुकान पे हैं या टेलर की दुकान पे हैं या मीनियल जॉब्स कहीं पे कर रहे हैं। हेल्पर के तौर पे तो काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली अब वो बच्चे ऑनलाइन IT के थ्रू कमा रहे हैं। तो ये तो इस तरह जो है ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, इसमें फिर दोस्त एक दूसरे के आप दोस्त बन सकते हैं जो डोनर्स हैं, एक दूसरे से बेनिफिशरी शेयर कर सकते हैं। फिर डोनर के लिए बहुत ही आसानी है, अगर आप देने वाले हैं, आपके पास उधर उसके अंदर वॉलेट है, ज़कात कैलकुलेटर्स हैं, गोल सेट कर सकते हैं, कितना % आप किसको दे रहे हैं वो देख सकते हैं, कैलकुलेशन, मतलब इट्स वेरी वेरी इजी।
तो आप किसी तरह जो है वो इसको, ये जो कंजम्पटिव चैरिटी है, ये जो वेस्टेड चैरिटी है, इसको आप एक किसी मॉडल में लेकर आएँ कि सिस्टमैटिक तरीके से पाकिस्तान के अंदर से पॉवर्टी को, गुर्बत को इराडिकेट करें, ख़त्म करें। हमने इसीलिए प्लेटफॉर्म में पूरी हिस्ट्री रखी होती है शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट ऑफ बेनिफिट्स। उससे अगर लाइक किसी को वो बेनिफिट मिल गया है तो किसी और को आप दे दें, आपको पता चल जाएगा शनाख्ती कार्ड को मिल चुका है, इसको मिल चुका है, इसको मिल चुका है, अब इसको किसी और को आप दे सकते। तो इस तरह एक्विटेबिलिटी, टेक्नोलॉजी में ये पावर है कि वो एक्विटेबिलिटी लेकर आ सकती है, सिस्टमैटिक तरीके से एक प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकती है। दिस इज़ अ विकेड प्रॉब्लम। जो टर्मिनोलॉजी होती है, देखें प्रॉब्लम्स को जब आप डिफाइन करते हैं तो डिफरेंट, एक सिंपल प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, फिर एक विकेड प्रॉब्लम होती है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो वो द आइडिया वॉज कि किसी तरह टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके उस विकेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए कि जो लोगों के इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, हम जो गदागरों को एक इंडस्ट्री में, एक माफिया में दे रहे हैं, वो ना दें। जो एक्चुअली डिजर्विंग सफ़ेद पोश लोग हैं, हकदार हैं, उनको दें, और उनको भी सिस्टमैटिकली दें, एक्विटेबली दें, ताकि जो पॉवर्टी है वो इराडिकेट हो। एब्सोल्युटली। देखिए एक फैमिली को आप या किसी एक शख्स को सारे पैसे ना दे रहे हो, आप उनको डिवाइड करें सो दैट आप एक के बजाय 5 फैमिलीज की हेल्प कर सकते हो। देखिए वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो नस्ल दर नस्ल गुर्बत होती है वो इसी तरह होती है कि जब बच्चा छोटा होता है उसे एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो अक्सर रातों को भूखा सोता है, तो उसकी ब्रेन की पूरी डेवलपमेंट नहीं होती। जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, उसे एडिक्वेट एजुकेशन मिलती है, वो जब बच्चा बड़ा होता है तो वो एक ऐसे, वो आपसे और मुझसे कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ना तो उसके पास वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना उसका दिमाग उस तरह से डेवलप्ड है, ना उसको उस तरह की एजुकेशन मिली है जिस तरह हमें मिली है। वो फिर से गरीब हो जाता है, फिर से गुर्बत के। तो ये साइकिल है, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो साइकिल चलता रहता है। तो उसका उन्होंने हल ये बताया कि एटलीस्ट एक जनरेशन को सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें आप मेक श्योर करें कि उनके बच्चे भूखे, उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। नॉट कि आपने लंगर में एक दफ़ा का खाना प्रोवाइड कर, नॉट दैट, फूड सिक्योरिटी, जिसमें उन्हें पता हो कि हर रोज़ एटलीस्ट उन्हें खाना जो है ना वो बेसिक खाना वो मिल जाएगा। हमने जब ये फूड सिक्योरिटी, लोगों ने हमें कहा कि भाई आप लोगों को तो इतना, तो आप उनको भिखारी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, भिखारी बिल्कुल डिफरेंट क्लास है, ये भिखारी नहीं बन रहे। जिन लोगों को मंथली राशन मिलना शुरू हो गया, वो लोग, वो जो पैसे दिहाड़ीदार मजदूर है, या वो बेवा घर में बैठी हुई है, या कोई और डिसेबल्ड है, या उनके वो नहीं, उनके जो वो 10 पैसे कमा रहे हैं, उनको वो अपनी सेल्फ एजेंसी, अपने ख़ानदान को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने में इस्तेमाल कर लेते हैं। सही। उनके बच्चों को थोड़ा सा बेहतर पहनने के लिए मिल जाता है, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, वही बच्चे जब कल को बड़े होंगे, दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जिनको भूख के लाले नहीं पड़े। और देखिए वही जो हम पाँव पे खड़े करने की बात करें ना किसी को, कि आप उनको सिखाएं कि आपने मछली कैसे पकड़नी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करते हैं ना, ये स्टेप्स हैं जिसके देखो साथ जो आप भूखा है वो क्या सीखेगा, जिसके पेट में कुछ है नहीं वो सीख नहीं ना सकता, नहीं सीख सकता। देखो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल था, जब हिजरत हुई तो एक महाजिर फैमिली को एक अंसार फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और उससे पॉवर्टी फौरन इरेडिकेट हो गई। तो ये तो मवाखात का मॉडल हमें अपने रिलीजन से भी मिलता है, और यही वो जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो यही कहती हैं कि अगर एक जनरेशन को आप फूड सिक्योरिटी और एजुकेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें तो अगली जनरेशन को उसकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, और वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। तो ये अगर देखो हमारे पाकिस्तान में 1.2 मिलियन फैमिलीज में बहुत ज़्यादा ये नस्ल दर नस्ल गुर्बत में, मगर हमारे पॉपुलेशन कितनी है? अगर 1.2 रिचेस्ट फैमिलीज, 1.2 जो पुअरेस्ट फैमिलीज हैं, उनमें से एक फैमिली को भी अडॉप्ट कर लें और कह देंगे जी हम इनको भूखा नहीं सोने देंगे और हम इनको जो है वो एजुकेशन इनके बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे, एक जनरेशन के बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, देखें कितना आसान है ये, तो आप आसानी से कर भी सकते हैं। और ये हमारे लिए करना इसलिए मुश्किल है बिकॉज जब चैरिटी की बात आती है तो पाकिस्तानी तो टॉप पे होते हैं जो चैरिटी दे रहे होते हैं, लेकिन बड़ी दुरुस्त बात उन्होंने की कि वो चैरिटी आपने ऐसे देनी कि वो सही बंदे तक पहुंचे। जिस तरह फूड की बात है, एजुकेशन की बात है, उस पर ज़रा फोकस होना भी चाहिए। अच्छा कवल, थोड़ी अगर हम IT से जुड़ी बात करें, आप एज अ वुमेन जिस तरह आपने IT में माशाल्लाह नाम बनाया और जिस तरह बहुत से ख़वातीन के लिए आप रास्ता बना भी रही हैं, हाउ डू यू सी दिस, हमारी ख़वातीन किस हद तक IT में आई हैं और आ रही हैं? देखो IT एक वाहिद ऐसी फील्ड है, बार बार ये कहती हूँ कि जिसमें जो कि बहुत ही वुमेन फ्रेंडली है। वुमेन फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि औरत माँ बनती है, औरत ने घर पे टाइम देना होता है, औरत की बहुत सारी और ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो कि मर्दों के ऊपर ट्रेडिशनली नहीं है। मर्द ट्रेडिशनली घर से बाहर जाता है, कमाता है, मगर औरत ने वो एक घर वाली, वो घर की मलका होती है। IT एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अलाउ करता है ये फ्लेक्सिबिलिटी कि आप घर पे भी रह के वर्क फ्रॉम होम के थ्रू भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं।
ठीक है। तो आप के देखो अब जो हमारी फ्रीलांसिंग पूरी एक इकोनॉमी बन चुकी है, फ्रीलांसर्स जो है वो उनके पास क्या है, उनको चाहिए, उनको एक लैपटॉप चाहिए नेट और उनको एक इंटरनेट चाहिए, ठीक है। अगर उन्होंने अच्छी सी ट्रेनिंग कोई ले ली, जो कि अब हम भी अपने अर्न टेक सीखो और कमाओ के थ्रू वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्यूबेशन भी दे रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो ट्रेनिंग के बाद इंक्यूबेशन में उसको फ्रॉम ट्रेनिंग टू कमाई वहाँ तक की भी जर्नी पे लेके जाए, क्योंकि अक्सर लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं और फिर उन्हें कमाने का नहीं पता होता। मगर मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, आप कोई प्रोग्राम आप लेट्स से अर्न टेक पे नहीं आ सकते, आप किसी और गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स नैफटेक और इसके थ्रू नहीं जा सकते। अब फॉर्चुनेटली आपके पास अगर एक इंटरनेट कनेक्शन, यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सी वीडियोस मुफ्त की चीज़ें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी देख सकते हैं अगर आप में डिटर्मिनेशन है, आप में विल पावर है, आप में परसेवेरेंस है, आप में हंगर है, कहते हैं ना भूख है आपके अंदर, तो आप कुछ ना कुछ सीख लेंगे और सीख कमाएंगे, के कमा सकते हैं। एब्सोल्युटली यस सर, ये हो भी रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी जो चैलेंजेस की हम बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में चैलेंज ये भी है ना कि बहुत सी जगहों पर हमें ये सुनने को मिलता है, नहीं बेटियां हैं ना, फ़ोन नहीं देना इनको, फ़ोन का एक्सेस नहीं देना, दे नॉट अलाउड टू यूज़ सोशल मीडिया। अब जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो फिर वाकई हम सोचते हैं कि अगर अलाउ ही नहीं करेंगे तो वो फिर कैसे सीखेंगे, कैसे आगे ये बढ़ेंगे। बहुत सारे इलाकों में अभी हम देखते हैं ये एग्जिस्ट करता है। अब ये नहीं कि ये शहरों के लोग से बैठ के देख रहे हैं, वहाँ पर भी खैर कुछ फैमिलीज हैं जो कि अच्छा इतनी एज से पहले नहीं देना, या एंड तक मैंने देखा है माओं के पास भी फोन नहीं होता क्योंकि वो फीमेल है तो आपने फोन नहीं देना उनको। हाँ, या बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में एक स्टडी हुई थी जिसपे उन्होंने देखा था कि जो स्टैट्स हैं पाकिस्तान के कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इवन टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मर्द हैं एज़ कम्पेयर टू औरतें, बहुत कम, मुझे फिगर्स याद नहीं है मगर बहुत कम औरतें थी एज़ कम्पेयर टू मैन। और वो इसकी वजह यही है कि जो डिजिटल डिवाइड है, जो डिस्क्रिमिनेशन है कि औरतों को ट्रस्ट नहीं किया जाता। बच्चों को तो वैसे भी नहीं देना, मैं खुद भी नहीं देती, मेरे बच्चों को भी मैं नहीं देती क्योंकि वो एक एडिक्शन है। मगर जो बड़ी औरतें हैं या जो डिस्क्रिमिनेशन है कि लड़के को तो लैपटॉप मिल रहा है मगर बच्ची को नहीं मिल रहा, क्योंकि वो लड़का तो उसने तो कुछ कल को कमाना है, बच्ची जो है वो, इसको ये एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू, ये देखें जैसे अभी हम इस प्रोग्राम पे बैठे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, तो उनको हम यही कहेंगे कि देखो ये जो बेसिक एजुकेशन है ये सबका राइट है। yes. अल्लाह ने ये नहीं कहा कि लड़के को तो जो है वो तालीम दो और लड़की को तालीम ना दो। ऐसा ना तो हमारे रिलीजन में इसकी कोई बेसिस है, ना हमारे कल्चर में इसकी कोई बेसिस होनी चाहिए, ठीक है। एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। अभी मैंने मैं ड्रामे नहीं देखती, बहुत कम टाइम होता है, मगर मैंने एक ड्रामा देखा जो कि आ रहा था जिसमें ये सजल अली पत्तों का समथिंग बन, जर्द पत्तों का बन। तो आई वॉज वेरी लाइक कि इस तरह के ड्रामे इन टॉपिक्स पे बनने चाहिए exactly. जहाँ पे जो है वो ये दिखा रहे हैं कि देयर इज अ वुमन हु बीट्स ऑल ऑड्स एंड अगेंस्ट ऑल, और उसका बाप सपोर्टिव है। अगर बाप सपोर्टिव हो ना, अगर वालिद सपोर्टिव हो, अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो, तो फिर मुआशरा पीछे रह जाता है। मेरे वालिद साहब ने भी, माय दादा वाज फ्रॉम अ विलेज एंड उनको बहुत ज़्यादा एजुकेशन, फिर उन्होंने मेरे अब्बू को पढ़ा दिया, वो डॉक्टर बन गए। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट की तो एक प्रोग्राम था, सिस्को वाज हायरिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उन्होंने एम्स्टरडैम लेके जा रहे थे। अब अब्बू ने कहा कि बच्ची गैर शादीशुदा, उसको आप एम्स्टरडैम नेदरलैंड्स भेज देंगे, वो तो वहाँ पे तो रेड लाइट एरिया होता है, वो तो पार्टी कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे तो ये है वो है, अकेली गैर शादीशुदा बच्ची वहाँ भेज देंगे कैसे, ये वो। मेरे अब्बू ने कहा अगर इतने कंपटीशन में इस बच्ची का पता नहीं 9,000 10,000 एप्लीकेंट्स थे पाकिस्तान में और उन्होंने 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर, इतने कंपटीशन में अगर ये बच्ची सिलेक्ट हो गई तो ये जाएगी। और वो ही हुआ कि आई वाज वन ऑफ 6 पीपल, द ओनली वुमन हु गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट प्रोग्राम। और मेरे अब्बू ने किसी की नहीं सुनी, बिग अचीवमेंट, और किसी की नहीं सुनी। ही वाज लाइक शी इज गोइंग एंड आई वेंट। देखिए ना, घर की होना भी ऐसे ही चाहिए, देखिए होना भी ऐसे ही चाहिए। हम अक्सर कहते हैं ना खानदान वाले क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, नहीं, आपका बच्चा है, आपकी बच्ची है, आपका राइट है कुछ कहना ना कहना। एंड देन अगेन वहाँ पर भी बाउंड्रीज आ जाती है कि आप कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे बेटे में और बेटी में। हमारे यहाँ रुझान, उस दिन यही हम जिक्र कर रहे थे कि ये इस चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो बेटे को पढ़ा दो, बेटी की तो शादी हो जानी है। ये माइंडसेट है जिसको चेंज करना ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन केवल अभी ख़वातीन घर बैठी जो हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, मैं चाहूँगी उनके लिए भी थोड़ी सी टिप्स आप ज़रूर शेयर करें, बिकॉज हम जब हम बात करते हैं वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ख़वातीन घर बैठी हैं, बाहर जाकर काम नहीं कर पा रही अपनी मर्जी से, या ऑब्वियसली कुछ बैरियर्स होते हैं उनकी वजह से, वो किस तरह से स्किल डेवलपमेंट कर सकती हैं और किस तरह से आईटी में अपना नाम बना सकती हैं? देखो, सबसे पहली बात तो कि अगर उनके पास कोई ऐसा हुनर है
जो जैसे घर पे बैठे वो कुछ बना सकती हैं, कोई औरतें होती हैं ना, वो घर पे बैठ के बहुत सारी आर्ट बना रही हैं, Yes. क्राफ्ट्स बना रही हैं। अब बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ पे वो ऑनलाइन अपनी चीज़ें बेच सकती हैं, कि वो घर पे ही बैठी हैं, घर पे बना रही हैं, मगर ऑनलाइन एक डायरेक्ट चीज़ें भेज के कंज्यूमर को कमाई कर सकते। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे फिर और बहुत सारे, देखो बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसमें बहुत कोई आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मैट्रिक किया, FA किया है, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत आप अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं, तो आप वो स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें वर्डप्रेस है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, उसमें आपकी ये वीडियो एडिटिंग हो गई, उसमें आपका ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं उसके थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनिंग अब आसान हो गई है। फिर उसमें आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन है। अभी आपने देखा कि टिकटॉक के थ्रू बहुत सारे लोग गांव में बैठे उन्होंने जो है वो बिल्कुल, अब तो कोई गाँव ऐसे हैं कि वहाँ पे सब लोग ही डिजिटल मीडिया पे कमा रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये अब कोई बहाना नहीं रह गया। औरतें जो हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं इफ़ दे हैव अ, लाइक आई सेड, उनके पास बेसिक एक मशीन, एक रिलायबल मशीन है और एक इंटरनेट। And they want to do something. And ये they अब शुरू की बात हिम्मत सही है। चाहिए बड़ी, जी, हाँ। सबसे बड़ी बात। एटीट्यूड हाँ और ज़ील है, वो Yes, विल करना पावर है, करके दिखाना है। करके दिखाना है। और इसमें क्या ये होता है कवल के जब हम, क्योंकि इससे पहले भी हमने जिक्र किया ना कि ख़वातीन को जब एक्सेस नहीं दी जा रही होती फ़ोन के, सोशल मीडिया की, कुछ ख़वातीन जनरली भी तो इसलिए भी थोड़ा सा रिलक्टेंट होती हैं कि हमारी प्राइवेसी ब्रीच ना हो जाए, हम ज़्यादा वल्नरेबल फील करते हैं। तो ऐसी ख़वातीन जो ये सोच रही हैं उनको क्या मशवरा देंगी जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आए, या फॉर दैट मैटर अगर वो ई कॉमर्स सीख भी रहे हैं, अदरवाइज अपने आप को सेफ कैसे रखें? देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने आप को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। Okay. बहुत जब ई कॉमर्स स्टोर पे यू कैन जस्ट हैव एन ई कॉमर्स स्टोर, Right. नेमलेस, ये ज़रूरी नहीं कि पता चले कि कौन उसकी ओनर है, ठीक है। क्या है। सोशल मीडिया पे भी आपको देयर लॉट्स ऑफ प्राइवेसी थिंग्स। देखो बहुत सारी औरतें जो कंटेंट, अगर वो वल्गर कंटेंट बनाना शुरू कर दें, दैट सेल्स, बट दैट्स अ वेरी बैड वे, लाइक दैट्स, वो हमारे कल्चर के साथ अलाइन नहीं है, हमारे इस्लाम के साथ अलाइन नहीं है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे और अच्छे तरीके हैं वेयर यू कैन अर्न मनी विदाउट पुटिंग योरसेल्फ आउट। अच्छा, प्राइवेसी की आपने बात की, तो प्राइवेसी में, अच्छा एक और उससे पहले जी, मैं please. जो आपकी जो बात थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं बहुत हम औरतें हायर भी करती हूँ, औरतों के इंटरव्यूज़ भी करती हूँ, औरतों की मेंटरशिप भी करती हूँ। औरतों में ना और मर्दों में एक फंडामेंटल डिफरेंस मैंने देखा है। थोड़ी सी हेस्टी जनरलाइजेशन करने लगी हूँ, मगर देखा है ये डिफरेंस मैंने, एटलीस्ट जितना मेरा एक्सपीरियंस है। मर्दों में कॉन्फिडेंस होता है, खुल के अपने बारे में आके, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप के अपने स्किल्स एग्जैजरेट करते हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, फलां मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए वो। और आप कहते हैं यार तुमने देखा है, तुम मतलब क्या साइड पे हो। बट औरतें जो हैं वो बेचारी कर भी सकती हैं ना, अपने आप को अंडर सेल कर। दैट्स ट्रू। औरतें जो हैं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। औरतों का शायद उस तरह का एक्सपोजर नहीं है बहुत सारी जगहों पे, तो उनको, और वो घर में उनको उनके ईगोज़ को इतना मसाज नहीं किया जाता जितना लड़कों के ईगोज़ को मसाज किया जाता है। तो वो औरतें ना अपने आप को सेकंड गेस करती रहती हैं। तो ये मैं एक ज़रूर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो लड़कियां सुन रही हैं उनसे कहूँगी कि भाई यू आर एज केपेबल एज एनी मैन। और आप अपने आप के अंदर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो किसी सक्सेसफुल औरत और किसी अनसक्सेसफुल औरत में सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने देखा है ना, वो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस इन सेल्फ एजेंसी। अगर आपने अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लेना और अपने आप को ये ना सोचें कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं कैसे करूँगी, ये क्या होगा, तो आप अल्लाह पे तवक्कल करें और कहेंगे मैं कर सकती हूँ, और मैं आई एम गोइंग टू डू इट एंड आई एम गोइंग टू शो इट, बिकॉज टेक इट ऑन एज अ आपकी चैलेंज। स्किल्स हैं जो कि आपको आगे लेकर जाएंगे। कवल ऐसे में ये भी तो एक वजह हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन भी एक होता है। बिकॉज मर्द अगर घर से बाहर निकलते हैं तो वो उनका फोकस जॉब होता है, ठीक है, एंड देन फैमिली को प्रोवाइड करना। खातून अगर घर से बाहर निकले तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी और वो बर्डन भी अपने शोल्डर पर रख के वो फिर इंटरव्यू के लिए पेड़ हो रही है, एंड देन शी हैज़ टू गो बैक और दोबारा से अपनी फैमिली को देखना है। तो प्रॉब्ली ये एक बर्डन भी होता है कि पता नहीं मुझसे टाइम मैनेज होगा नहीं होगा, मैं ये कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी। ये कैलकुलेशंस भी एक औरत के माइंड में चल एक औरत जो है ना, वो अल्लाह ने एक मेरा ख्याल है एक सुपर पावर जेंडर क्रिएट किया, कि ये वाकई सच है कि औरत मल्टीटास्क कर सकती है। औरत ने बच्चे भी के बारे में सोची है, घर के बारे में सोच रही है, उसके अलावा उसने और रिश्तों के को भी ग्लू कर रही है, जोड़ रही है, साथ ही वो बाहर भी अगर जा रही है तो वो उसके बारे में भी सोच रही है। तो ये सुपर पावर्स, मल्टीटास्किंग पावर अल्लाह ने औरत को दी हुई है। और यहाँ पे मैं मर्दों से भी कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक हैप्पी, लाइवली, एक अच्छी और एक
ऐसी औरत हो जो कि आपके साथ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भी, कंपैटिबिलिटी भी हो, जिसमें आपका एक बहुत खूबसूरत रिश्ता हो, तो अपनी औरतों को सपोर्ट करें। ट्रू। आप भी घर में, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप जो है वो आपको जैसे पुराने ज़माने में तो बच्चा उठा लिया तो मर्द की शान जो है उसे हलल आ गया, तो ये अब टाइम्स आर चेंजिंग। इट्स अ पार्टनरशिप ना, इट्स अ पार्टनरशिप एंड कंसिडर इट एज अ पार्टनरशिप। डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज कि भाई मैं तो जो है वो बड़ा वो हूँ कि मैं तो ये नहीं कर सकता, अब ये इसी की जॉब है। तो मेरा ख्याल है कि वन ऑफ, अगर अपना पर्सनली बात भी करूँ तो माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। एक जो चीज़ मुझे लगता है कि वन थिंग दैट आई हैव बीन सो सक्सेसफुल एंड आई इज़ बिकॉज देखो, अगर वो ना सपोर्ट करता और वो ना कहता कि मैं बच्चों को नहीं देख सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कैसे ट्रैवल करती, मैं कैसे जो है बहुत सारी चीज़ें जो मैंने की हैं वो कैसे कर सकती, नहीं कर सकती थी ना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बच्चे तो फिर भी मेरी, मतलब मेरे एम्प्लॉयर के पास बहुत सारे और एम्प्लॉयज़ होंगे, बच्चों के पास तो एक ही माँ है। तो वहाँ पे जो है वो आपके पार्टनर को, मर्दों को भी स्टेप इन करना चाहिए ताकि वो औरतों को वो एजेंसी दे। दैट्स ट्रू। अच्छा, अब उस बात पे आ जाते हैं, अपनी सेफ्टी को इंश्योर कैसे किया जाए, नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, जनरली भी सेफ्टी तो किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आपसे बहुत बात करती है, तो हम हमारे नाज़रीन के लिए प्लीज़ थोड़े से टिप्स अगर दे सकें कमल आप, हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर सेफ इन द डिजिटल वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अपने पासवर्ड्स, अपने जो भी चीज़ें, किसी को भी, नॉट ओनली पासवर्ड्स, कोई आपको कॉल करता है, वो कहते हैं जी कोई वेरिफिकेशन कोड आया है, वो ज़रा जल्दी से, मैं पीटीए से कॉल कर रहा हूँ, आपका फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा, या मैं कोई ज़मीन पटवारी कॉल कर रहा हूँ, ये इतने क्रिएटिव बहाने बनाते हैं वो, और आपको कोई वेरिफिकेशन कोड आया है वो दे दें, या तो आप कभी भी किसी को फ़ोन पे अपना कोई कोड, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, कोई OTP आपके पास आया है वो, या कोई भी डिटेल किसी को कभी भी ना दें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपके किसी क्लोज रिलेटिव से भी कोई आपको मैसेज आता है, आपसे पैसे मांग रहा है, तो वेरीफाई करें, उसे कॉल करें, पूछें, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हुए हैं, बहुत कॉमन हो चुका है कि व्हाट्सएप इजीली हैक हो जाता है, और व्हाट्सएप हैक होने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड के थ्रू किसी और डिवाइस पे ऑन हो गया, किसी ने वेरिफिकेशन कोड दे दिया, आपका व्हाट्सएप मैंने अपने डिवाइस पे ऑन कर लिया, अब मैं आप बन के किसी को भी मैसेज कर सकती हूँ। तो ये जब भी आपसे कोई पैसे मांगता है उसको वेरीफाई करें। फिर अगर आपको कोई लिंक आता है, कोई भी आपको लिंक आता है, उस पर क्लिक ना करें अगर वो अननोन किसी से आया है, और अगर नोन से भी आया है तो उसका नाम ना देखें, ईमेल एड्रेस देखें कि क्या वो सही ईमेल एड्रेस है, जिससे, क्योंकि नाम अक्सर ऊपर नाम लिखा होगा जी कमल चीमा, मगर जब आप उस पर नाम पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस कोई अजीब सा होगा, कोई और होगा। तो आप जो है वो किसी भी लिंक पे, क्योंकि वो मैलवेयर, स्पाईवेयर कोई और आपके फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकता है। एक लिंक पे क्लिक करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखो, एक लिंक पे क्लिक करने से आपको एग्जीक्यूटेबल कोड हो सकता है उसके पीछे, जो कि आपके डिवाइस पे कुछ इंस्टॉल कर दे, कोई मैलवेयर इंस्टॉल कर दे, ठीक है। एक तो ये अपनी डिवाइस की भी प्रोटेक्शन करें कि कोई भी चीज़ इंस्टॉल होने से पहले आप प्रॉम्प्ट हो, ठीक है। डिवाइस में जो आईफोन्स या जो और भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनमें ये प्रोटेक्शंस आ गई हैं कि कोई चीज़ खुद से इंस्टॉल ना हो, और ये जो ऑटोमेटिक अपडेट्स होते हैं उनको भी डिसेबल करके आप ये करें कि भाई हर चीज़ मुझसे प्रॉम्प्ट हो, कोई भी चीज़ मेरे फ़ोन में इंस्टॉल होने से पहले मुझे प्रॉम्प्ट। फिर ये कि जो ऐप्स हैं उनको अनड्यू एक्सेस ना दें। हमारी ऐप्स के पास बहुत लोकेशन सर्विसेज का एक्सेस होता है, उनके पास हमारी पिक्चर्स का एक्सेस होता है, उनके पास हमारी कुछ ऐप्स काम ही नहीं करती, उनकी जैसे व्हाट्सएप में अगर आपने किसी को पिक्चर सेंड करनी हो, ज़ाहिर है पिक्चर का एक्सेस होगा तो आपको आपकी वो व्हाट्सएप में सेंड होगी, आपकी लोकेशन अगर आपने सेंड करनी है। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा पैरानॉइड हूँ, मैं ये करती हूँ कि मैं जब मैंने करना होता है मैं उसको एक्सेस दे देती हूँ, फिर मैं जाके फिर बंद कर देती हूँ। अच्छा करती है। कैमरा का एक्सेस भी बंद कर देती हूँ। मेरे फेसबुक को भी मेरे कैमरा का या पिक्चर्स का एक्सेस नहीं है, मेरे लिंक्डइन को नहीं है, मेरे व्हाट्सएप को नहीं है, और बहुत सारी सोशल मीडिया तो आपसे वैसे अपनी फ़ोन से डिलीट कर दिया, मेरी सोशल मीडिया टीम है जो मेरा सोशल मीडिया मैनेज करती है। मगर ये अपने प्राइवेसी और अपनी एक्सेस और अपनी ऐप्स पे जो प्राइवेसी है उसको फुल मैक्सिमम रखें। व्हाट्सएप पे आपके पास ये भी होता है कि आप अपना IP एड्रेस भी मास्क कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स पे आप जाएं, प्राइवेसी पे जाएं, अपना IP एड्रेस भी मास्क कर दें, ये भी ना पता चले कि आप कहाँ से वो मैसेज ओरिजिनेट हो रहा है। वो भी वहाँ के भी जो हैक करने के तरीके, हैकर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है हैक करना, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई लेजिटिमेट लिंक भी आता है, क्योंकि मेरे साथ ये पाकिस्तान में हो चुका है कि मुझे मेरे बैंक की तरफ से लिंक आया, अब मैं ऊपर एक हल्की सी स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो मुझे पता चल गया कि ये बैंक का लिंक बिल्कुल पेज वैसा बना हुआ था, बिल्कुल बैंक जैसा पेज था। उसमें मैं अगर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देती तो उनके पास मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड, मेरे बैंक का ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़र नेम पासवर्ड चला जाता। तो ये आपने जब भी आपके पास कोई लिंक भी आता है, एक तो ये कि खुद लिंक पे क्लिक करके अपने बैंक पे किसी आए हुए लिंक को क्लिक करके ना अपना यूज़र नेम पासवर्ड दें, खुद जाएं उस वेबसाइट पे और फिर अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके जाएं।
मगर अगर आपके पास कोई लिंक भी आता है उसको अच्छी तरह से चेक करें कि ये सही, इसकी स्पेलिंग सब सही है कि नहीं है, ठीक है, और कहाँ से आया है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आई थिंक अगर आप और लास्ट बात स्पेशली लड़कियों के लिए कि फिर भी ये टेक्नोलॉजी है, फिर भी ये इंटरनेट है, जो आपकी बहुत प्राइवेट चीज़ें हैं, बहुत प्राइवेट पिक्चर्स हैं, उसको एक तो वो खींचे ही ना इस तरह की बहुत ही प्राइवेट पिक्चर्स, दूसरा उन्हें अपने फ़ोन पे ना रखें, इस तरह की चीज़ें अपने फ़ोन पे और उधर ना रखें जहाँ पे फिर भी कोई चांस तो होता है ना। अभी इतनी वीडियो लीक्स हम देख रहे थे सब, अब ये लीक्स का एक कभी ना कभी कोई ना कोई चांस तो रहता है, तो ऐसी चीज़ ही नहीं होनी चाहिए कि जो कि लीक हो जाए तो आप शर्मिंदा हो। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए जिस पे लीक होने का खतरा या खदशा भी आपको। और दूसरी बात ये कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं, बड़ा मुस्बत इस्तेमाल उसका करना चाहिए। अच्छा, आजकल कवल ये भी एक मसला है थोड़ा सा कि जब आप किसी को भी मना करते हैं ना, या आप खुद इतने ज़्यादा आप कॉन्शियस होते हैं कि आप ये ना करें वो ना करें, तो वो भी आता है कि बैकलैश पे आना शुरू हो जाता है आसपास के से ना कि ओल्ड स्कूल है। अच्छा, तभी उस ज़माने में वो ज़माना भी था जहाँ पे तस्वीरें अपलोड नहीं करनी दी जाती थी, बिकॉज एक तरह से अगर देखा जाए हम सब अपलोड करते, मैं भी अपलोड करती, बट अगेन वही कि वो पिक्चर्स कोशर हो। Exactly, this is very important, and then again you have to make sure your privacy कि वो किन लोगों को विजिबल है। अगर पब्लिक है तो कोई ऐसे पिक्चर्स ना हो कि वो बाद में मिसयूज हो सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने किसी करीबी को, चाहे वो कोई भी है, इनफैक्ट आपका हस्बैंड ही क्यों नहीं है, अगर कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसी पिक्चर्स, ऐसी वीडियो आपसे डिमांड की जाती है, कभी मत दें, कभी भी मत दें। और दूसरी बात ये होती है कवल, हमेशा हम लड़कियों को ये बात भी समझा रहे होते हैं कि खुद भी हम यही समझ रहे होते हैं कि वाकई अगर कोई आपके इतना करीबी होता है, पहली बात वो आपसे डिमांड ही नहीं करते कि आपने कोई ऐसी देखो, जब आप किसी को सेंड करते हैं, रास्ते कोई हैक हो जाए, कुछ हो जाए, कहीं से निकल जाए कुछ, मतलब व्हाई शुड यू इवन हैव सच थिंग्स? एब्सोल्युटली, यू शुडंट। Exactly. कमल, वक्त पर मुख्तसर लास्ट में हम एआई पे कमेंट लेना चाह रहे थे कि अब ज़रा एआई पे बहुत बात भी होती है, उसके यूजेज पे बात होती है। एआई कहाँ खड़ा है इस वक्त? क्या एआई अपने एक मैक्सिमम पोटेंशियल पे खड़ा है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, या कि अभी स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो? देखो, जब भी आप एआई यूज़ करो ना, तो आप ये सोचो कि इस वक्त मैं जो एआई यूज़ कर रहा हूँ वो उसका वर्स्ट वर्जन है। क्योंकि वो रोज बेहतर हो रहा है ना। जब आप उसको कल यूज़ करेंगे बेहतर होगा, उससे आगे बेहतर होगा। सो यू हैव टू लर्न टू यूज़ एआई, बिकॉज एआई, क्योंकि आपका प्रोग्राम का वक्त थोड़ा रह गया, छोटी सी बात करूँगी कि एआई जो है वो आपको सुपर पावर दे देता है। ठीक है, सुपर पावर दे देता है इन द सेंस कि वो आपकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत सोचें, एआई को एम्प्लीफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस सोचें। ठीक है, मतलब कि जब आप एआई यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप अपने थिंकिंग, उसमें सोच में ऐड कर सकते हैं। अपनी सोच के डिफरेंट जावियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि आप उसके बगैर नहीं कर सकते। और आपकी एजेंसी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। देखो, इंसान जो है ना, वो किसी इंसान का दिमाग जिस तरह अल्लाह ने बनाया, वो किसी एक चीज़ में तो एक्सपर्ट हो सकता है, मगर 10 चीज़ों में नहीं हो सकता। एआई जो है ना, वो आपको, लेट्स से कि आप डॉक्टर हैं, आप कहते हैं कि जी मैं ये आप किसी इमेज स्क्रीनिंग की, कोई ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर इमेज स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि जी अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो कैसे हो जाएगा। फिर इसके अंदर आप अप्लाई करते हैं कि इमेज थ्योरीज के अंदर अप्लाई कर दें। अब वो इमेज थ्योरी से कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, मगर वो उसके अंदर फिर आप कहते हैं कि जी इसके अंदर जो है वो मैं कोई तीसरी चौथी बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ जो है वो इकोनॉमिक से लेके मैं इसके अंदर इसको अप्लाई। यू कांट बी एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट एंड अ रेडियोलॉजिस्ट एंड अ डॉक्टर, बट एआई हैज ऑल ऑफ दोज फील्ड्स ऑफ नॉलेज, सो यू कैन गेट इनसाइट्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट डिवर्स फील्ड्स, which I don't think even अभी भी एक इंसान नहीं होगा जो कि मेरा ख्याल है 2 या 3 बिल्कुल डिवर्स फील्ड्स का बहुत बड़ा माहिर हो, बहुत बड़ा चीता हो। तो इस तरह की जो ब्रेथ ऑफ नॉलेज है ना, वो आपको उसके ऊपर एनालिसिस, उसके ऊपर कॉरेलेशन, that is something that AI does to you, gives you superpowers. तो कवल, ये जो हमारा अभी तक एक डर है हमारे अंदर कि अगर AI का ज़्यादा इस्तेमाल या ज़्यादा रुझान या ऑब्वियसली उसके अंदर एडवांसमेंट जिस तरह से आ रही है तो हमारी जॉब्स चली जाएंगी, बिकॉज ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं है। तो क्या इसके साथ हम टेक्नोलॉजी, AI के साथ हम चल सकते हैं? ये दो चीज़ें, डर और AI, ये दो चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं? देखो, मेरी बात सुनो। देखो, जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल या कोई भी नया रेवोल्यूशन आया है तो ये हुआ है। जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी, पूरी सेंचुरी लगी थी, फतवे थे उसके ऊपर, पूरी सेंचुरी लगी थी विद टू गेट सेटल विद द रिलीजियस फोक्स ऑफ ऑल, क्योंकि उनको लगता था कि तो नॉलेज स्प्रेड हो जाएगी, जो कि पहले सिर्फ प्रीस्ट या मौलवियों के पास होती थी, वो सबके पास चली जाएगी, ये हो जाएगी, तो उन्होंने उसको फतवा लगा दिया, ही कर दिया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, लोगों ने कहा जी जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो जॉबलेस हो जाएंगे सारे के सारे, वो मशीनें सबका काम करना शुरू कर देंगी। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी को आप एक तो स्टॉप नहीं कर सकते, वो आएगी ही आएगी। ह्यूमैनिटी इवॉल्व करेगी, नई तरह की जॉब्स आ जाएंगी, नई तरह की एजेंसी आ जाएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी आई,
उस देखो हर टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े बड़े नुकसानात भी, आप किसी को इलेक्ट्रिक्यूट कर सकते हैं, आप कुछ हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ भी हो, मगर एक वक्त आता है कि वो टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में इस तरह से इंटीग्रेट हो जाती है कि उसकी प्रेजेंस का भी नहीं आपको फील, उसकी प्रेजेंस भी नहीं फील होती क्योंकि वो इंटीग्रेटेड इस तरह की। प्रिंटिंग प्रेस आप कोई सोचता नहीं है प्रिंटिंग प्रेस, इट्स इंटीग्रेटेड। आप कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन मशीनों के बारे में ये नहीं सोचता कि यार ये पॉट जो है ये कैसे बनकर आया, किस तरह, क्योंकि इट्स इंटीग्रेटेड। बिल्कुल। नाउ सो एआई इवेंचुअली ह्यूमैनिटी विल इवॉल्व टू दैट फेज वेयर इट्स गोइंग टू बी, और इतनी एजेंसी इंक्रीज होती है इंसान की। देखो गाड़ी पहले जो है वो एक डॉक्टर था, वो किसी एक बंदे को देख सकता था, वो उसके पास जब से गाड़ी आई अब वो बहुत सारे लोगों को जाके देख सकता है। टेक्नोलॉजी की वजह से तो वो बैठे बैठे बहुत लोगों को देख लेता है। उस गाड़ी की वजह से उसको एजेंसी मिल गई जिसकी वजह से आपकी भी एजेंसी इंक्रीज हो गई, जो जिसे कहते हैं एक काइंड ऑफ रिलेटिव एजेंसी आपकी इंक्रीज होगी। उस डॉक्टर की एजेंसी इंक्रीज होने की वजह से अब आप चेक करवा सकती हो जब और 10-15 लोग चेक करा रहे हैं क्योंकि अब वो डॉक्टर आपके पास आता। इसी तरह एआई के थ्रू भी जो रिलेटिव एजेंसी है ना कि इट्स गोइंग टू बी कैस्केडिंग इफेक्ट, ह्यूमैनिटी विल वेरी रैपिडली go into a very new level of knowledge base, very new level of understanding, new level of evolution. तो अब स्टॉप तो आप कर नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन चलें आहिस्ता आहिस्ता लेना चाहिए, चलना चाहिए। ऐसा ही है Before it gets too late. बिल्कुल। कंवल थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा ही बड़ा अच्छा लग रहा होता है बिकॉज हम आईटी से शुरू करते हैं लेकिन वो एक तरह से कहते हैं ना हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ चुकी है हमारी पूरी जिंदगी, तो वो हर एस्पेक्ट को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब एक और सितारे ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है। वैसे तो बड़ी खुशी होती है बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवा के, बट जब हम सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन जब आप उनको देख रहे होते हैं तो एक किरदार में होते हैं, ऑब्वियसली उस ड्रामे में जो उनका किरदार होता है वो बखूबी निभा रहे होते हैं, एंड देन उनकी असल पर्सनालिटी क्या है वो आप लोगों के सामने नहीं आ पा रही होती है। तो वो हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में उनसे आपकी मुलाकात करवाएं एंड देन आप उनको जान सकें कि आखिर उनकी शख्सियत कैसी है। तो एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा वैसे तो ड्रामाज में उनकी एक्टिंग तो ज़बरदस्त है, वो तो सबको पता है, बट एट द सेम टाइम एड्स में जो उनकी एक्टिंग है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। बिल्कुल शुरू की बात करें और फिर जो है वो उससे बहुत ज़बरदस्त उनकी पहचान भी, बट एट द सेम टाइम मॉडलिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, जो किरदार निभाते हैं बखूबी निभाते हैं, उसमें ढल जाते हैं। इनफैक्ट अगर कोई नेगेटिव किरदार होता है तो आई एम श्योर आज मैं उनसे भी पूछूंगी कि वाकई आपको भी रोक टोक के लोग कह देते हैं कि आपने उस ड्रामे में ये किया था, क्या आप वाकई ऐसे? हाँ तो ये होता है ना सिमी, कोई नेगेटिव कैरेक्टर अगर फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो तो वो लोग समझते हैं कि ये शायद रियल लाइफ में भी इतना ही सख्त होंगे, उनका मिजाज शायद ऐसा ही होगा। जो आपने ऐड की बात की, बस एक माइंड में मेरे जुमला है कि हर ऐड उनके बगैर होता है बेकार। शो में आ चुके हैं मिकाल जुल्फिकार। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे मिकाल। गोरे प्यारे तो आप हैं, आज लाल लाल क्यों हो रहे हैं? अच्छा पता नहीं वो मेकअप नहीं किया हुआ ना आज। दिस इज द रियल मी। आपको जरूरत कब है दिस इज द रियल मी। नहीं वो थोड़ी लालियां तो छुपानी होती ना, वो आज नहीं छुपाई। प्लस आपकी इंट्रोडक्शन ने मुझे भी थोड़ा सा ब्लश कर दिया। ब्लश कर रहे हैं आप? नहीं वो जो शायरी इन्होंने खुद से बनाई है आपके लिए, उसको तो अप्रिशिएट। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत कोशिश की है हमने। सो मिकाल कैसी चल रही है जिंदगी? बहुत बिजी, मतलब यू नो गॉट सेवरल थिंग्स गोइंग ऑन, लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद, तो बस पाकिस्तान के फेरे लगा रहा होता हूं। शूट चल रहा है थ्रू आउट, बिकॉज़ अब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में नजर भी आ रहे हैं। जी शूट बीच चल रहे हैं। में थोड़ा टाइम तक कम काम भी आप करना शुरू हो गए थे, या हम पता नहीं टीवी नहीं देख रहे थे मार्केट पहले से? Not really. I mean, I really like to keep myself very busy, and my plate is always more than full. तो फिर मैं you know बस उन सारी करते रहते हैं काम कुछ ना हाँ कुछ। सारी चीज़ों को कैटर करता हूँ, बट मैं टाइम ऑफ भी लेता हूँ, और जब मैं लेता हूँ तो फिर मैं लंबा लेता हूँ, लाइक आई कभी कभार 6 months ऑफ ले लेता और उसमें आप फिर पाकिस्तान नहीं होते? हूँ। कभी भी यूजुअली आई ट्रैवल अब्रॉड, लेकिन आई लाइक यू नो कोई प्रॉब्ली हर 2-3 साल बाद ना एक लंबा गैप। अच्छा वैसे वाकई में जो लोग देख रहे होते हैं टीवी पे एंड देन हम लोगों को ये लगता है कि शायद ये एक सीन है, हम देख के कभी उसको क्रिटिसाइज भी कर देंगे कभी, बट ऑब्वियसली उसके पीछे जो एक एफर्ट है एक्टर्स की, पूरी टीम की। अच्छा आज तक कौन सा सबसे मुश्किल किरदार आपने निभाया? कोई एक ऐसा किरदार जो कि आपको लगा हो कि आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा है? हर किरदार जो है एक चैलेंज लेके आता है, एंड यू नो
एज एन एक्टर आपकी कोशिश होती है कि आप कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट करें, अपनी भी बाउंड्रीज जो हैं उनको ब्रेक करें. सो आई थिंक एवरीथिंग हैज़ अ न्यू चैलेंज, बट स्पेसिफिकली अगर कुछ रोल्स की मैं बात करूं तो शेर दिल जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट प्ले किया था, वो एक फिजिकली बहुत डिमांडिंग रोल था. 3 महीने की शूट थी एट डिफरेंट बेसिस, ऑल्दो it was an honor and a privilege to wear that uniform and to represent Pakistan Air Force. लेकिन वो फिजिकली बहुत चैलेंजिंग रोल था. उसमें जो जेट्स पे जो मिशंस भी करने थे, और एवरी डे, बिकॉज उसमें ट्रैवलिंग डेली बेसिस पे भी बहुत ट्रैवलिंग होती वो थी. हेक्टिक रहा. हेक्टिक भी बहुत था, और फिर वर्दी पहन के ना बंदा वैसी जरा ना एक स्टिफ हो जाता है. तगड़ा तो वो कॉन्स्टेंटली ना स्टिफ रहना पड़ता था, एक पोस्चर में. हाँ. तो बाय द एंड ऑफ द डे ना आपको लगता है पोस्चर ही चेंज हो गया है? बस वो थोड़ा सा टायरिंग हो जाता था. Okay. बट इट वाज एन ऑनर, इट वाज अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर. It was an honor as well, but क्या ये ख्वाहिश भी थी आपकी कभी जिंदगी में? ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से हर किस एज अ बॉय कि पायलट बनना है. हाँ, कौन नहीं बनना चाहता. तो दैट वाज अ चाइल्डहुड ड्रीम कम ट्रू. एंड इवन एक एक्टर के तौर पे भी मेरा ख्याल से वो किसी मेल एक्टर के लिए एक ड्रीम रोल है. Yes. कि फाइटर पायलट, मुल्क को बचाना. विकल वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जिंदगी में, ब्लंट हैं, या फिर बहुत ही मतलब वैसे भी बाकी मामलात में बड़े डिपेंड्स सोच ऑन द समझ के? सिचुएशन. आई थिंक डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. अच्छा. बहुत ब्लंट हो भी सकता हूँ, और बहुत केयरफुल भी हो सकता हूँ किसी बात के डिपेंड बारे ऑन में. सिचुएशन. या डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और क्या है, ओके. मुश्किल क्या लगता है जिंदगी में? क्या करना मुश्किल लगता है? होता है ना कुछ लोगों के लिए सुबह जल्दी जागना मुश्किल होता है. फॉर सम पीपल ज़्यादा देर तक उठे रहना भी मुश्किल होता है. आपके लिए मुश्किल सोशलाइज करना कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है. मुश्किल as such कोई, I don't know, I mean I Okay. can't really think of something. ये सब कुछ सही है, I mean, आसान yeah, है, smooth I है, mean, yeah. I think in more than 20 years now in this career, काफी कुछ experience कर लिया है. Okay. So नहीं जहाज उड़ाना मुश्किल लगता होगा, जहाज से नहीं, छलांग जहाज मारना मुश्किल तो लगता वो तो एक्टिंग कर रहा था ना, वो असल में थोड़ी उड़ा रहा था. एक्टिंग के अलावा कोई ऐसा काम जो जिम कि जाना बड़ा मुश्किल लगता अरे है. ये चीज ना आइए ना. जिम जाना बड़ा मुश्किल लगता है. रूटीन है थ्रू नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. It's been 2-3-4 years कि मैं नहीं किया. मतलब अच्छा. नेचुरली अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है. बस I just try and focus on my diet. Okay. जब थोड़ा ज़्यादा लगता है तो फिर खाना रोक देता हूँ. अच्छा, इतने सारी अब एक्टर्स एक्ट्रेसेस इतने काम तो आपने सबके साथ कर लिया होगा अब, लेकिन ऑब्वियसली गैप भी आ जाता है, एंड देन आपको होता है कि अच्छा मैंने इस एक्टर इस एक्ट्रेस के साथ अब मेरे काम करने की ख्वाहिश है कोई इस वक्त? कोई स्पेसिफिकली नहीं है, बट मैंने जितने भी अपने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस सबके साथ काम किया है, इट्स ऑलवेज बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. मतलब किसी के साथ स्पेसिफिक ख्वाहिश शायद नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसी के साथ नहीं करना, कि इस स्पेसिफिक बंदे के साथ मैं नहीं काम करूँगा. मतलब ऐसा मेरा नहीं होता. आई मीन व्हेन इट कम्स टू माय को-स्टार्स, जो फीमेल को-स्टार्स होती हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि एक बहुत अच्छी फ्रेंडली और एक ट्रस्टेबल रिलेशनशिप हो, बिकॉज आपने बहुत काम करना होता है आपस में. आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर माय को-स्टार्स एज वेल, एंड व्हेन इट कम्स टू सीनियर्स, मतलब मैं बहुत लकी रहा हूँ. मतलब हर किसी के साथ काम किया हुआ है, बहुत सीखा हुआ है. एंड आवर सीनियर्स आर बहुत अच्छे हैं हमारे सीनियर्स जितने भी हैं, और मैंने जितनी भी एक्टिंग सीखी उन्हीं से सीखी. किसी ऐसे कैरेक्टर की जो आपने प्ले किया आया आपके ऊपर बहुत तारीफ हुआ? हल्का, हाँ, बहुत तारीफ नहीं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हल्की सी चीज़ें. बिकॉज इसको मैं एक्सप्लेन इस तरह करूँगा कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो ना, तो आप फिजिकली तो वो चीज़ कर रहे होते हो. जैसे मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, इसी वजह से मैंने कुछ रोल्स मना भी किए. अच्छा. जैसे मुझे एक रोल ऑफर हुआ था, उसमें चाइल्ड मोलेस्टर का रोल था. ओके. तो मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया. मैंने कहा मैंने नहीं करना, बिकॉज मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में डालना नहीं है. और क्योंकि वो सीन्स, भले वो सीन्स हैं और आप एक्टिंग कर रहे होते हो, लेकिन कुछ तो आपको वो प्रोसेस करना पड़ता है ना. और वो कैरेक्टर बाद में एहसन खान ने किया था? जी बिल्कुल वही है, दाढ़ी वाला. तो मतलब आई डिडंट वांट कि मैं वो सीन्स करूं. ओके. आई डिडंट, मेरी बेटियां भी हैं, आई डिडंट वांट कि मैं एक बच्चे को इस तरह देखूं भी, या कोई मुझे ऐसे सीन्स करने. ऑब्वियसली वो एक्टिंग होती है, आप असल में तो नहीं कर रहे होते. लेकिन बस आपने अपने आप को बनाया हुआ है कि नहीं मुझे नहीं करना. नहीं, मैंने आपको कहा ना कि जब आप देखो, जब आप फिजिकली कोई चीज़ करते हो ना, एक चीज़ आदत भी होती है, या एक चीज़ होती है मसल मेमोरी,
कि आप फिजिकली एक चीज़ कर लेते हो ना, तो वो फिर कहीं ना कहीं तो मैं उधर जाना ही नहीं चाहता। मतलब वो आपके साथ ऐसे होता है, बट ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि दूसरे के साथ भी उसके ऊपर नहीं, भी मेरा हावी ख्याल होता से हो। हर एक्टर के मतलब जो भी आप एक्टिंग करते हो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत हो सकता है, बहुत थोड़ा हो, कुछ पे थोड़ा आता है, कुछ हो पे सकता नहीं है भी बहुत आता। ज़्यादा हो, और हाँ ओके चलें, इसके अलावा कौन से रोल हैं जो उन्होंने नहीं किया, कौन से रोल हैं जो वो ज्यादा खुशी से करना चाहेंगे, आगे इस पर करनी है बात, लेकिन मिकाल एक ब्रेक की तरफ बढ़ने। ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मिकाल जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े मजे की उनसे गपशप हो रही है। कुछ बातें हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यूं निकलते हैं साइड से, रेड हो जाते हैं, ब्लश करने लगते हैं, लेकिन जब आपने बड़े side इंटरव्यू से किए होंगे, निकल लेकिन जाते मैंने आपसे ज़्यादा दिए मैं इंटरव्यू। ऑब्वियसली इसमें तो So he knows how to tackle. But I would like to commend you too. I think it's my first interview with नहीं, you. हमने एक और चैनल पे हमने एक आपके और साथ। चैनल पे किया था। अच्छा दोनों, किया हुआ, but yes. very good यार, I like your questions. थैंक यू job. सो मच। अच्छा मिकाल, अब डायरेक्टर्स की बात करें, एक्टर्स का तो आपने नाम भी, ख्वाहिश ही नहीं है किसी के साथ काम करने की, लेकिन ये नहीं है, बताया। ऐसा नहीं है कि नहीं है। अच्छा but एक कोई नाम तो बताया specifically- फिर। नहीं, कोई कोई एक देखिए, अच्छा specifically सुनो नहीं। अभी आजकल की अगर एक्ट्रेसेस की बात करें, उनका काम ऑब्वियसली अब तो इतनी सारी नई एक्ट्रेसेस हैं, काम सबका बहुत जबरदस्त है। कोई एक होता है ना, आप स्क्रीन पर उसका काम देख रहे हैं, आपका दिल कर रहा है कि हाँ मैं इसके साथ काम करूं, लेकिन The अभी new तक ऑफर actors. नहीं हुआ। I mean, out of people, चलें, मैं एक कोई नाम ले लेता हूँ, because out of new actors I haven't worked with. Maybe हानिया के साथ I'd like to work because आपने I अभी तक like काम her. नहीं किया। हाँ, I like the way she tackles her roles और अच्छा करती है, तो maybe हानिया। yeah. दुरे फिशा के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा? दुरे फिशा के साथ भी बिकॉज वो बड़ा हिट सीरियल था आप जी लोगों का, बड़ा जी जबरदस्त। जी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और यू नो वुड लव टू वर्क विद हर अगेन। कुछ ऐसा अभी इन द पाइपलाइन तो नहीं है, बट ओके, लेकिन अगर हो तो यू वुड लव टू डू दैट। ग्रेट। एक सिचुएशन हमारे पास आई है जो कि आपको हम देंगे और आपने उसमें एक जवाब देना है। आप एक कश्ती में जा रहे हैं और कश्ती खुदा न खास्ता डूब सकती है, सिचुएशन ऐसी होगी, और उसमें आपके साथ माहिरा खान भी हैं और फिरदौस जमाल साहब भी हैं, और आपके पास सिर्फ एक लाइफ जैकेट है। आप इन दोनों में से किसको लाइफ जैकेट देंगे? फिरदौस साहब को देंगे या माहिरा को देंगे? आप करें तारीफ। और कोई साढ़े लाइक नहीं, एक ही लाइफ जैकेट है, तो मैं खुद ही पहन के निकल जाऊंगा, उन दोनों को लाइफ तो- जैकेट एक है, आपके दोनों पास वैसे है, भी एक लड़ते एक्स्ट्रा रहेंगे। है जो एक कि extra आपने life उन दोनों एक में से extra एक है। को देनी है। यार ये अभी गलत हो जाएगा, दोनों में से किसी को भी मारना गलत हो जाएगा। नहीं, मारना तो नहीं है, वो खुद स्विमिंग करे। चले, आई वुड होप फिरदौस साहब को आती हो फिर स्विमिंग। माहिरा को दे देंगे। ऑब्वियसली। I mean, you know, as a gentleman, you should be nice to the lady, yaar. So, गुड जस्टिफिकेशन। फिरदौस साहब, मैं माजत खाऊं, मैंने पूरी कोशिश की कि उन्हें कह देंगे, वो कह देंगे माहिरा को स्विमिंग आती है, या माहिरा को मैं खुद तैरा के ले जाऊंगा, आप ले लें जैकेट, लेकिन नहीं। लेकिन आप, you know, आपने फिरदौस साहब का नाम लिया, you know, he's one of our great seniors. नो डाउट। और अभी मैंने भी एक रिसेंटली प्रोजेक्ट किया था जिसमें वो साथ थे, और बल्कि मैं पुराना एक पीटीवी का एक क्लिप देख रहा था जो मैंने अभी 3-4 दिन पहले अपने सोशल मीडिया पे डाला था, जिसमें वो आई फिगर बहुत फेमस प्ले है, लेकिन मैं अभी इस वक्त नाम भूल रहा हूँ, और वो जेल में कैदी होते हैं और वो फ़लसफ़ा बोल रहे होते हैं फिजिक्स का, और एक बहुत लंबा डायलॉग वो बोलते हैं जिसमें वो फिजिक्स और मेटाफिजिक्स और ये और वो और क्वांटम थ्योरी और पता नहीं क्या क्या ना, और इतना लंबा डायलॉग था कि मैं चैलेंज करता हूँ किसी एक्टर को कि आज के कि वो बोल के दिखा दे जिस फ्लो में उन्होंने बोला। वाओ, इट वाज, यू नो, वेरी इंप्रेसिव, ग्रेट। और एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायलॉग बहुत मुश्किल था, मतलब और एक 2.5 बहुत मिनट का dialogue? कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें फिजिक्स और मेटाफिजिक्स और क्वांटम थ्योरी और पार्टिकल्स और ये और वो और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, यू नो। तो वो उसको याद करना, ऐसे डायलॉग को याद करना और ऐसे डायलॉग को परफॉर्म करना कोई मजाक नहीं है। एज आई सेड, मैं चैलेंज करता हूँ किसी एक्टर को, मतलब कर लें हम शायद, लेकिन उस तरह से शायद ना कर पाए, घंटों की भी नहीं, शायद दिनों की आपको रिहर्सल चाहिए हो, या हफ्तों की उस डायलॉग को बोलने के लिए। क्योंकि अभी तो कुछ डायरेक्टर्स, हम प्रोड्यूसर्स ये भी कहते हैं कि अब कुछ एक्टर्स के बारे में उनकी राय है कि बिल्कुल सामने रखा होता है पेपर नीचे, और जी ऐसे ही होता नहीं, अनफॉर्चुनेटली, यू नो, अब एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम फिर भी बहुत अच्छे ड्रामे बनाते हैं, लेकिन हमारी परफॉर्मेंसेस एज ऑल ऑफ एक्टर्स ना बहुत बेहतर भी हो सकती, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अब वो रिहर्सल का रिवाज नहीं रहा। एंड आई वाज वेरी लकी इनफ एक्चुअली, वेरी अर्ली ऑन इन माय डेज, प्रोबेबली दिस वाज 2003, 4, 5, जब मैंने भी 1-2 पीटीवी के प्लेस किए थे, और
जिसमें प्रॉपर रिहर्सल होती थी और 2-3 कैमरा शूट होता था वो, तो उसका एक अपना मज़ा है। एंड यू नो इट्स अ शेम कि हमारी जो लेटेस्ट जनरेशन है दे माइट नॉट गेट टू एक्सपीरियंस दैट, बिकॉज वो आपको अपनी क्राफ्ट में बहुत एक्सेल करता है। यू नो रिहर्सल इज इम्पेरेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, बट अनफॉर्चुनेटली हम करते अब नहीं हो हैं। नहीं रही। और इसमें मतलब क्या हम करते हैं लेकिन ऑन द स्पॉट करते हैं। यू नो सीन से पहले आधा घंटा या उसी वक्त जो है ना सीन को प्रिपेयर करके कर दिया, जबकि यू नो डायलॉग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे पहले तो आपको डायलॉग याद हो, यू नो, और मेमोराइज्ड हो। यस इट शुड कम फ्रॉम विद इन एंड ओनली सिर्फ जब आपने उसको मेमोराइज कर लिया है तो आप फिर परफॉर्म कर पाएंगे उसको, वरना आप ना सोच रहे होते हो। यस क्योंकि प्रोसेस एक कर रहे परेशानी होती है, मतलब रोज एक एक्टर के लिए ना एक इम्तिहान होता है। आप रोज आते हैं, आपको 15, 20, 30 एक सफ़े जो नया है रोल है, एक नया सीन है। सफ़े याद करने होते हैं, अपनी भी लाइंस याद करनी होती हैं, अगले के भी करनी होती हैं, तो एक इम्तिहान ही होता है रोज का। तो वो ऑब्वियसली उस प्रोसेस में फिर आप जब याद कर रहे होते हो ना तो आप सही तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। जब आपके डायलॉग आपके अंदर रजा बसा हो ना तो फिर आप उसको परफॉर्म कर ओनरशिप के सकते साथ Express डिलीवर जो है कर तब होता ज्यादा है ना। बेहतर कर सकते हैं। मतलब कर तो हम लेते हैं लेकिन और बेहतर हो सकता है वो। अच्छा कभी होता है कि ऑब्वियसली सीनियर्स के साथ आप काम कर रहे होते हैं तो आप अंडर प्रेशर भी आ जाते हैं, बिकॉज अभी जिस तरह आपने बताया काम उनका इतना अच्छा शुरू होता में, है। अब नहीं, अब नहीं, कोई डर नहीं लगता नहीं, किसी अब एक नहीं, एक्टर अब के नहीं, साथ? अब मैं खुद बहुत सीनियर हो गया। अच्छा चले मान लेकिन लिया शुरू में उन्होंने। होता था, शुरू में होता था ऑब्वियसली, शुरू में बहुत होता था। सीनियर से डांट पड़ी कभी एक्टिंग डांट पे भी या पड़ी हुई है, किन हाँ, से हाँ। सबसे ज्यादा डांट पड़ी? साजिद हसन से डांट पड़ी हुई है मुझे, नुमान जाज से डांट पड़ी हुई है मुझे, नसीरुद्दीन शाह से मुझे डांट पड़ी हुई है। अच्छा नुमान जाज से आपसे डांट क्यों पड़ी थी? पता नहीं, कोई बहुत बुरी एक्टिंग कर रहा होगा प्रॉब्लली उस वक्त, तो उसने कहा था ये क्या कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम इन सबसे मैंने बहुत सीखा भी है। और मेरा ये मैं हर किसी नए एक्टर को अर्ज भी करूँगा, मेरा एक टेम्परामेंट सीखने वाला ही होता था हमेशा सेट पे। और मतलब ये नहीं कि मैं कदमों में बैठ जाता था, लेकिन आई न्यू माई प्लेस, यू नो। एंड सीनियर्स के साथ भी ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप एटीट्यूड में आके और उनको एटीट्यूड दिखाना शुरू करेंगे ना तो फिर काम नहीं चलता। नहीं, फिर वो आपको कुछ पास ऑन भी नहीं करेंगे। यू नो एज अ न्यूअर एक्टर आपके लिए बड़ा should be जरूरी open है to learn. कि आपने सीखना है। Yes. तो आप एक राइट माइंडसेट, जैसे अगर मैं मिसाल दूं, अगर आप टीचर के क्लास में टीचर को यही नहीं शो कराना चाह रहे कि आप लर्न करना चाह रहे हैं, तो वो भी नहीं आप पे सिखाएगा। तवज्जो नहीं देगा। भी लेकिन आगे lecture देगा, चला अगर आप जाएगा। इंटरेस्ट दोगे, आप आफ्टर सवाल पीरियड भी करेंगे। जाओगे, सवाल भी पूछोगे, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा बंदा और वो आपको कुछ पास ऑन कर देगा। और सुना है कुछ सीनियर्स भी वैसे बड़े थोड़े से होते हैं, नहीं होते हैं, गुस्से वाले, और खड़ूस भी होते हैं। नहीं एंड इट्स हार्ड, लेकिन ये ट्रस्ट गेन करना छोटे का काम है ना, बड़े का नहीं। एक्टिंग करे, ट्रस्ट गेन करे। नहीं, अगर सीखना चाह रही हैं, अगर एक्टिंग सीखना चाह रहे हैं तो, बट यू आर राइट, सीनियर्स कैन बी, यू नो, सीनियर्स कैन बी डिफिकल्ट। और मेरे साथ आई एम श्योर कि आप एक सीनियर डिफिकल्ट सीनियर नहीं होंगे। आई ट्राई नॉट टू बी, बट आई कैन बी यार। एवरी डे इज नॉट संडे। हो सकता है किसी दिन मेरा मूड ठीक नहीं है, ओके। यू नो, मेरा नहीं मूड हो रहा किसी को सिखाने का, या मैं खुद चाह रहा हूँ जल्दी सीन हो जाए और अगला जो है वो रीटेक पे रीटेक कर जा रहा है, तो यू नो इट कैन अपसेट मी। बट ओवरऑल हाँ हो जाता है, यू नो, एज आई सेड, एवरी डे इज नॉट संडे यार। ट्रू दैट। यू नो, आई मीन मैं 365 डेज में से इन अ ईयर 300 दिन तो शूटिंग कर रहा होता हूँ। जाहिर बात है। तो उसमें से तो अगर 2-2.5 दिन हो गया तो नहीं 2-2.5 दिन नहीं, कोई 30-40 दिन ऐसे होंगे जिसमें मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है काम करने का। यू नो, तो लेकिन काम ऑब्वियसली करना है। अब उस हाँ, और करना है, या तबीयत ठीक नहीं है या जो भी है, लेकिन आपको जाना है, तो फिर उस कंडीशन में तो वो फिर मिकाल का वो क्या उस वक्त हाल होता है उस वक्त? आई मीन गुस्सा बस होता है, हाँ, आई एक कैन बी ignore करते एंग्री, हैं। या आई अच्छा। कैन बी वेरी अपसेट। बट डू यू रिएक्ट? आई ट्राई नॉट टू, बट आई कैन, आई एम ह्यूमन यार, यू नो, मैं इंसान हूँ, यू नो, हो जाता है, यू नो। मैक्सिमम क्या रिएक्ट किया हुआ है? मैक्सिमम कुछ चीजें से तो तोड़ी हैं कभी? नहीं चीजें भी सेट छोड़ दिया हो? हाँ हो सकता है। सेट मुझे नहीं याद पड़ता वैसे मैंने कहीं कभी छोड़ा हो, हाँ। लेकिन हाँ ऑब्वियसली गुस्सा किया हो, सुना दी हो, ओके। डिले कर दिया हो, सीन नहीं किया, Okay. यू नो। बट एट द सेम टाइम, यू नो, आई थिंक आई कवर अप। मैं थोड़ा सा नोटोरियस हूँ लेट आने के लिए, एंड आई ओन इट, यू नो, इट इज व्हाट इट इज। लेकिन जब मैं आ जाऊँ तो आई एम अमेजिंग,
You know, when I'm on set, Yes. so I'm very good. You know, I don't give any trouble. I don't Alright. extra कोई मेरे टेंट्रम्स नहीं है tantrums उस तरह नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं. And जल्दी आने में इतनी ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं फिर लेट जाने से मुझे कोई मसला नहीं होता. अच्छा लेट Like I can give overtime. हाँ दैट्स फाइन आप कंपनसेट कर देते हैं I don't give under time, but I give overtime. ओवर टाइम तो अक्सर फिर डायरेक्टर्स अक्सर उन एक्टर्स के साथ ये भी करते हैं ना, उन्हें मतलब टाइम जो है वो 2 घंटे पहले का भी दे देते हैं, 3 घंटे हाँ, ये भी पहले का होता है, तो वो ये भी वो होता है. फिर बंदे को manage देख के में मेरा ख्याल decide हो कर जाता है। लेकिन अब मेरा इतना तजर्बा हो गया कि मुझे पता होता है कि कब शुरू होना है. एडी के साथ आप इन टच होते होंगे ना। नहीं, कई दफ़ा ये होता है जैसे अच्छा हमें एक्चुअली ये भी लोग नहीं जानते होंगे, हमें असल में जो चलाते हैं ना वो एडीज होते हैं. हाँ लेकिन हम एडीज के कहने पे चल रहे होते हैं कि जी ये आपका कॉल टाइम है, आपने इतने बजे आना है, ये होना है. तो ऑब्वियसली कुछ एडीज जो है वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते. वो किसी ने 1-2 प्रोजेक्ट किए हुए, 2 किए हुए, सही है, 4-5 किए हुए, मैंने 100 से भी ज़्यादा किए हुए. माशाल्लाह. तो वो अगर मुझे कह देना कि अच्छा जैसे बीच में भी हमें ऑब्वियसली वेट करना पड़ता है, तो वो कहता है जी एक आपका ना आधे घंटे का ब्रेक है, ये एक सीन हम आपके बगैर कर रहे हैं, या अगला सीन जो है ना ये इस लोकेशन पे नहीं है, उस लोकेशन पे है. तो उसने कह दिया जी आधे घंटे बाद है, तो मैं उसको कहता हूँ नहीं अभी 2 घंटे लगेंगे इसमें. मैंने कहा बिकॉज मेरा इतना एक्सपीरियंस तजर्बा हो पता चुका है है कि वाकई कि टाइम मुझे लग पता है जाएगा. कि कितना टाइम लगता है इन चीज़ों को और एक सीन में होने लग भी जाता है, लाइट सेट होना and एग्जैक्टली. everything, obviously it लेकिन takes वो time. आपको ऑब्वियसली वो नहीं चाहते, कहते हैं मैं 2 घंटे बचा देंगे तो ये कहीं निकल ना जाए, कुछ और ना कर लें. अच्छा ये सारे सुन ले, ये इनकी चालाकी है। उनको पता है Obviously उनको लेकिन अब हमें भी पता है, हमें आपको बल्कि भी ज़्यादा पता पता है. ज़ाहिर है आप माशाल्लाह इतना काम करे, तजुर्बा हो गया इस इंडस्ट्री को, तो वाकई आपको एक साइकी भी पता होती है और सेट का भी अंदाज़ा होता है, और जिनके साथ आप काम करते हैं उनका भी अंदाज़ा होता है कौन कितनी देर से आएगा या कौन कितना वक्त लेगा एक सीन में. तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, काम आधे घंटे का नहीं, काम बहुत ज़्यादा है. और असल में सबसे मज़े की बात यही है कि लोग अक्सर एक्टर्स जो है ना, हम मजाक करते हैं कि वी गेट पेड टू वेट नॉट टू वर्क. बिकॉज अगर 12 घंटे भी हैं दिन के, तो उसमें से एक्चुअल रिकॉर्डिंग टाइम जो है वो प्रॉबेबली घंटा भी नहीं होगा, और बाकी सब टाइम है वेटिंग कि लाइट हो रही है, तैयार हो रहे That's true and हैं, it's so you know, and it's just waiting, हाँ. you know. That's So true. और शुरू में ये when you're a newer actor ना, आपको समझ नहीं आती कि ये टाइम यूटिलाइज कैसे करना है. You know, ये आपको कितना टाइम मिल जाएगा. बट नाउ आई रियली नो हाउ टू यूटिलाइज दैट टाइम. मुझे बीच में घंटा मिल जाए तो आप यूटिलाइज कर लेंगे. हाँ, कोई और काम कर लिया, कुछ कर लिया, रेस्ट कर लिया, Okay. गेम खेल ली, व्हाटएवर, यू नो, जस्ट यू नो हाउ टू यूटिलाइज दैट. बिकॉज़ आप फुल डे एंगेज तो है ना ऑब्वियसली. एग्जैक्टली. और आपको रहना तो पड़ता है, लेकिन उसमें से एक्चुअल काम आप प्रोबेबली सिर्फ थोड़ा सा 1 होता घंटा है. कर रहे हो. हाँ. नहीं, जो शूटिंग टाइम है ऑब्वियसली Shooting थोड़ी time. आपको तैयारी का भी टाइम चाहिए, आप अपना लाइंस भी याद Sometimes कर relax होने का भी time रिहर्स चाहिए भी कर रहे हैं, खाना खाना है, व्हाटएवर, चेंज एंड करना है. कुछ एक्टर्स ऑब्वियसली एक दफ़ा हाईलाइट भी किसी एक एक्टर ने किया भी था कि हमारा जो शूट टाइम होता है वो लेट्स सपोज अगर 7 मंथ्स है, 8 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, तो जो ऑन एयर टाइम है वो 2 मंथ्स मैक्सिमम, 3 मंथ्स मैक्सिमम. सो वो एक तरह से आपकी जो एनर्जी होती है वो शायद उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हो पा रही होती है कि आप इतनी एफर्ट पुट करते हैं और वो इतना थोड़ा टाइम होता है. 2 मंथ्स 3 मंथ्स भी नहीं. मैं तो अगर एक ड्रामा देख लो तो एक ड्रामा 30-35 एपिसोड्स का होता है, 40 मिनट का एपिसोड होता है, तो ये 25 आवर्स बनते हैं. Yes. अब आपको 6 महीने लग गए, और 25 25 घंटे घंटे 25 record घंटे 25 घंटे में भी तो आपका काम 25 जाएगा. घंटे एक दिन नहीं हो गया ना, 24 घंटे का दिन होता है Yes. ना, एक दिन नहीं हो गया ना, लेकिन आपको 6 महीने लग गए उस प्रोसेस में. ओके. कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता हो कि अब नहीं करना चाहिए था? Not ऐसा कोई really, नहीं है. not really. I mean, I like to own, you know, take ownership of the That's work I nice. do. Even अगर वो successful ना भी 100 हो. में से एक भी ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता. नहीं होगा, but I don't like mentioning names. you ओके, know. लेकिन I है don't- सही. हाँ होंगे, अच्छा definitely अच्छा होंगे. चले सवाल चेंज करते हैं. अच्छा. कोई ऐसा किरदार जो कि किसी ने आपको ऑफर हुआ हो, किसी और ने कर लिया हो और बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो कि काश मैं कर लेता. अब इस पे मत कहना. हाँ, बिल्कुल ऐसा है. हाँ. निकल खुल के बोले. हाँ, ये मैं बता देता हूँ. मुझे खुदा के लिए ऑफर हुई थी, शोएब Okay. मंसूर की. हाँ. Okay. And I was very young at the time. मेरे ख्याल से पहले अली जफ़र कर रहा था वो, और फिर अली फिर नहीं कर रहा था, फिर शोएब साहब ऑफर्ड इट टू मी. एंड मैं वो आपको बात भी नहीं बता सकता कि मैंने क्यों मना किया, लेकिन एक बहुत ही बचकाना सी बात पे जो है मैंने वो लूज़ किया. एंड देन आई थिंक फवाद प्लेड दैट रोल. तो दैट, और फिर मुझे कुछ 6 महीने बाद मिले शोएब साहब, तो फिर मैंने उनको कहा सर मुझे समझ ही नहीं थी कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई. हुआ क्या था? क्योंकि वो बहुत बड़ा एक मैंने project उनको था. सजेस्ट किया था कि
मेरी को स्टार को चेंज करके किसी और को रख लें। रियली? नहीं, आपने रिकमेंड किया था किसी को कि मुझे इनके साथ काम करना है, या जो थी उनके नहीं साथ आप उन्होंने काम मुझे नहीं ऑफर करना किया चाहते था ना, थे? उन्होंने आई थिंक ही वाज शूटिंग द फिल्म एट द टाइम, तो फिर वो पहले अली और जुनैद जमशेद शायद कर रहे थे, एंड फिर उन दोनों ने जो भी वजह थी आई डोंट नो नहीं की, तो फिर शुएब साहब यू नो कॉल्ड मी अप एंड ही ऑफर्ड इट टू मी, और मैंने जाके उनको ऑडिशन दिया और उन्होंने कह दिया ओके। तो फिर जब उन्होंने ओके कहा तो मैंने कहा नहीं आप ऐसा करें ना, इस बंदे को चेंज करके ये रख लें। किसको रख लें? जो वो मैं नहीं बता सकता। तो एनी वो बैकफायर हो गई चीज़ ज़ाहिर है, और उन्होंने कभी कॉल ही नहीं की। तो फिर मुझे 6 महीने बाद जब मिले तो मैंने कहा सर गलती हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब एट द टाइम आई वाज यू नो वेरी मच अ न्यूअर एक्टर, एंड मुझे एक्चुअली अंदाजा ही नहीं था शुएब साहब के ग्रैंडर का, और वो क्या है, और यू नो So that is something आपने जो मिस किया। या यू नो दैट्स समथिंग। हाँ, But it's fine, sometimes आप इससे भी सीखते हैं। Yeah, of course I learned, you know, I mean, I learned कि, you know, थोड़ा सा, नहीं, और actually, you know, I mean, I'm proud कि, you know, he offered me the role and that was because of my talent. जो मैंने बात उनसे की थी ना, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। जो मैंने वजह रखी थी ना, वो रखनी नहीं वो चाहिए नहीं थी। रखनी चाहिए थी। So that was मेरा बचपन या वो नाइविटी ये थी कि वो बात नहीं करनी चाहिए थी, तो वो मैंने जरूर सीख लिया कि यार ऐसा नहीं करना फिर। Got it. और and especially with a project like this, That's you true, know, or a that's true. person like that. ओके मिकाल, कोई इशू हो जाए ज़िंदगी में, कोई परेशानी है, इट कुड बी फाइनेंशियल एज वेल, क्योंकि किसी के साथ हो सकती है। इंडस्ट्री में कोई ऐसा आर्टिस्ट, ऐसा एक्टर जिसको आप कॉल करें, आपको यकीन हो कि अच्छा वो मुझे फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करेगा, एक्टर का तो नहीं पता, उधार दे लेकिन देगा। इंडस्ट्री में कोई ना कोई और होगा। हु इज दैट वन? एक्टर्स बहुत सेल्फिश होते हैं। पैसे उधार नहीं देते। शायद दे दें, एक्टर से कभी मांगे नहीं। ओके, चले जो नाम जहन में आ रहा है वो ले लें, कोई किसका? इंडस्ट्री जिससे का आप कोई मांग सकते दोस्त। हैं नो पैसे। है, ऑब्वियसली है, Okay. मतलब यू नो जितने जैसे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं Okay. हमारे, यू नो अच्छा, बहुत ख्याल रखते एक्टर्स नहीं है लेकिन। हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया एक्टर से। ट्राई करके देखता हूँ, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आके। माइंड में कोई नाम आ रहा है कि इससे नहीं ट्राई है तो सही, ऐसा नहीं है, मतलब दोस्त हैं मेरे। ओके, आई मीन आई फील, या आई मीन इतनी है, इतनी अच्छी रिलेशनशिप है अपने को एक्टर्स के साथ के, या इफ आई नीडेड हेल्प ओके, दे वुड गिव इट टू मी। ओके। उधार कभी दिया और वापस ना मिला हो? हाँ, ये भी तो हो जाता है ऑब्वियसली। आई मीन आई डोंट रियली माइंड टू मच अबाउट दैट। जो मर्जी मिकाल से पैसे ले लें जी, वो वापस नहीं भी करेंगे तो क्या, आई डोंट वो माइंड। माइंड नहीं करेंगे। पैसा आने जाने वाली चीज है, ओए यार, कोई फर्क नहीं होए, पड़ता यार। सब मिकाल से दोस्ती करें। आज के दौर में भी। आपको चाहिए? आपको चाहिए, बता आप दें। दुआ ये करें, हमें कभी ना चाहिए। अच्छा, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। दुआ के लिए होनी लेकिन चाहिए। देखिए, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, किसी पे भी आ किसी पे भी आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक इफ यू कैन हेल्प समवन and you're in a position to do it. खलीलुर रहमान कमर साहब, उनके साथ कभी काम जी किया? बहुत इतने किया, सारे बहुत projects किया, हैं। बहुत किया। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, लेकिन सेवरल प्लेस किए हैं, उनकी डायरेक्शन में भी काम किया। ओके, हाउ वाज मुश्किल एक्सपीरियंस? डायरेक्शन नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया था, बिकॉज वो ना पूरी एक्टिंग करके दिखाते थे। Really? हाँ, तो मैं तो बहुत एंजॉय करता था, बिकॉज आई कॉल माई सेल्फ अ डायरेक्टर्स एक्टर। तो मतलब वो आपने और लोगों से भी सुना होगा ना, वो अपने जुमले के बहुत पर्टिकुलर, Yes, वो नहीं change आप करते, नहीं love चेंज कर speed. सकते। तो एक प्ले था, इट वाज कॉल्ड बेरूपिया, आई डोंट रिमेंबर किस चैनल पे एयर हुआ था, पुरानी बात है थोड़ी, मे बी 10-12 ईयर्स अगो। तो उसमें ही वाज डायरेक्टिंग एज वेल। ओके, उनकी राइटिंग मैंने पहले तो की हुई थी, उससे भी पहले की थी, Right. लेकिन ही वाज डायरेक्टिंग, तो वो पूरा ना आके सीन बोल के कि ऐसे और ये करना है और वो करना है, तो मेरी तो फिर बड़ा आसान था, कॉपी करना है ना सिर्फ, अपना ज़हन नहीं लगाना, जो वो कह रहे हैं वो करना है। मैंने कहा ठीक है। सो बट ही इज अ फिनोमिनल राइटर। नो डाउट ही इज अ फिनोमिनल राइटर। बहुत से लोग उनके साथ काम कर चुके हैं, बहुत पसंद करते हैं, और ये बात उन्होंने की ना कि वो इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डायलॉग्स, कि वो कहते हैं ये लफ्ज नहीं, वो तो लड़ पड़ते हैं, वो तो डायरेक्टर से, एक्टर से, सबसे लड़ पड़ते हैं कि हाँ, नहीं वो भाई। तो ऑनर भी जिससे लड़ाई होती है अगले दिन आके बता भी देते हैं। फलाने से लड़ाई होगी इस वजह से, एंड देन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का उनका स्टांस होता है। कोई रिग्रेट है जिंदगी में? रिग्रेट फिलहाल तो नहीं है कोई, आई मीन नॉट रियली। आई मीन मे बी ट्रैवल्ड अ बिट मोर, मे बी इतना not be so busy, spend more, a little more time with family, you know, and friends, and do a little more of my own things, but और लेकिन जिस तरह आपने आगाज़ में कहा लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद, और फिर जब बाहर चले जाएं तो फैमिली टाइम इसमें से कौन सा होता है? कहाँ, किस शहर में फैमिली टाइम होता है? लाहौर में? लाहौर में और इस्लामाबाद में, एंड देन लंदन में, Okay. जहाँ फैमिली है सारी। सो
या बट अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम मिलता नहीं नहीं मिलता है। ना बिकॉज आप ट्रैवल बहुत ज्यादा कर रहे हो ट्रैवल करते हैं, फिर काम बहुत हेक्टिक होता है। तो फिर आप भी नहीं डेली रूटीन भी। कहते कि आई वर्क हियर एंड देयर Yeah, I work here and there and here and here and here and here and here and there. एवरीवेयर। पड़ोसी मुल्क के साथ और काम का इरादा नहीं है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। ओके, ऑफर आई मजीद? रिसेंटली कुछ ज़रा बेहतर हुआ है माहौल और Okay. चीज़ें खुलना शुरू हुई हैं, लेकिन मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से मैं हाउ शुड आई पुट इट, आई मीन इट्स नॉट रियली ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट। राइट, हाँ, कुछ अच्छा आ जाए, कर लेंगे वरना कुछ नहीं। अच्छा आए, कुछ इक्वल ग्राउंड पे आए और इज्जत के साथ आए तो यस, जरूर करेंगे। हाँ यस, अच्छा काम हो अगर इंशाल्लाह। यू नो जिसमें मेरी ना हो रही हो बदनामी या हमारी ना हो रही हो या मिस यूज ना कर रहे हो तो यस आई वुडंट माइंड। ऑलराइट, जरा इक्वल फुटिंग पे हो तो जरूर करेंगे। या ये जरूरी है। आप यू हैव पुट इट इन वेरी डिसेंट वे। मैं एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट कोई मैसेज जो अपने व्यूअर्स को देना चाहते हो? मैसेज कोई प्यारी सी बात जो आपको लगता हो कि आपकी ज़िंदगी का ये एक हसूल है या ये आपने सीखा है जो आप पास ऑन करना चाहते हैं? आई थिंक जो यू नो जो भी करें डेडिकेशन से करें एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल यू नो इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट। अगर आप मेहनत करें, अगर आप आपकी नीयत अच्छी हो और आप हार्ड वर्क करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। सेट योर गोल्स एंड डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव देम। ग्रेट निकाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। welcome. नाइस टॉकिंग टू यू, लवली हैविंग यू। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत नाजरीन। राइजिंग पाकिस्तान से इतना ही। डू गिव अस योर फीडबैक। दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।